ओके देन लेट स्टार्ट विद अवर कोर्स। आप लोग कोर्स नोट करना स्टार्ट करो। मैं आपको बताता हूँ क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का। बेसिकली अकाउंटिंग की अब हम बात करेंगे बिकॉज दैट इज माई सब्जेक्ट। टुडे इज द ओवरव्यू क्लास ओनली, तो इधर हम कुछ टेक्निकल एनालिसिस नहीं करेंगे। हाउ आर यू हैव गॉट योर नोट्स, बेसिक इसका भी पढ़ेंगे, बट हमारा मेन विजन होगा एग्जाम को किस तरीके से अप्रोच करना है, हमारी क्लासेस किस तरीके से वर्क करेंगी उस पर। So you will be asked 5 questions of 20 marks each, totality 100 marks. Question number 1 will be a compulsory question. Okay. अब क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है तो आईसीए पर्टिकुलरली एक चैप्टर पे नहीं मेक कर सकता, वो बड़ा हार्ड सम हो जाएगा ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट कि उन्होंने एक चैप्टर का ही एक क्वेश्चन बना दिया जो कंपलसरी भी है। तो इसको उन्होंने ब्रेक किया हुआ है इन 4 पार्ट्स ऑफ 5 मार्क्स ईच। इन केस अगर आपको एक चैप्टर में भी स्किप भी कोई स्टूडेंट करता है तो उसका मैक्सिमम लॉस इस क्वेश्चन में 5 मार्क्स का होगा और बाकी तो उसके बाद फिर चॉइस आएगी। ये आप अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे लिखो सो दैट यू ऑलवेज गेट टू नो कि कैसे आपको अप्रोच करना है। कभी भी आपको देखना पड़े तो आप इसको रिवाइंड कर सको। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चन। तो इसके बाद के जो फर्दर 5 क्वेश्चन होंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, उसमें आपके पास एक क्वेश्चन की चॉइस है। यू कैन लीव 1 क्वेश्चन एंटायरली। आप उसका पार्ट नहीं छोड़ सकते कि उसका एक पार्ट हम छोड़ेंगे और किसी और एक क्वेश्चन का एक पार्ट छोड़ेंगे, दैट वुड नॉट बी एंटरटेन्ड। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन को लीव करना पड़ेगा। फाइन। क्वेश्चन नंबर 6 विल हैव 1 इंटरनल चॉइस। You have to attempt 4 parts out of 5 parts. So क्वेश्चन नंबर 6 में भी अगेन आपके पास 5 पार्ट्स होंगे जिसमें से you have to attempt only 4 marks और 5 marks each. तो यहां पर आपके पास एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन और भी छोड़ने की इंटरनल चॉइस होती है, बट अगर आप ये क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो वो आपकी इंटरनल चॉइस ऑब्वियसली चली जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विच सीए इंटरमीडिएट एग्जाम इज फ्रेम्ड। फाइन। अब ये जो 2, 3, 4, 5 वाले क्वेश्चन हैं जो 20 मार्क्स के हैं, इनका ब्रेकअप कैसे होता है ये आईसीए के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। वो इसका ब्रेकअप कैसे भी कर सकती है इसके ऊपर यू कांट क्वेश्चन आईसीए कि उन्होंने क्या ब्रेकअप कर दिया। 20 मार्क्स का एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन दे दिया, 12, 8 मार्किंग कर दी, 10, 10 कर दी, 4, 16 कर दी। यही सब होती है लास्ट प्रीवियस 10 एग्जाम्स की अगर हम बात करें, 10 ईयर के एग्जाम्स की भी की बात करें, 5, 15 और कुछ बन भी नहीं सकती प्रैक्टिकली, 3, 17 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ओके तो उसमें उनका डिस्क्रिप्शन, अगर कोई क्वेश्चन उनको लग रहा है बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो 20 मार्क्स का भी आपको दे सकते हैं, जिसमें आपको हर चीज़ करनी पड़ेगी स्टार्टिंग टू एंड, जर्नल, लेजर एंड एवरीथिंग। वो आप सब पढ़ोगे कोर्स स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके से। ओके फाइन। इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं है कि किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर वर्क करेगा। थ्योरी क्वेश्चन जो जनरली है आपका फिर वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही होता है, बिकॉज उसको पार्ट में ही दे सकते हैं, वो 10 मार्क्स का थ्योरी नहीं पूछेंगे, या फिर वो लास्ट वाले पार्ट में ही होता है। अब वो थ्योरी किस लेवल पे होती है अब वो मैं आपको अभी वही बताऊंगा। ठीक है, अभी तक जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा तो आपने अकाउंटिंग करी या फिर थ्योरी के लेवल पे आपने पढ़ा एक चैप्टर दैट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जो थोड़ा थ्योरेटिकल बेस था, जहां पर आपको सारे लेवल्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़े, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एंड ऑल, जो आपने अपने स्कूलिंग लेवल में भी पढ़े होंगे। यहां पर जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो वो कोर थ्योरी नहीं होती कि बिल्कुल थ्योरी है आपको वो पैराग्राफ रटने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो भी प्रैक्टिकल थ्योरी हो जाती है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
तो अभी तक आप बात करते हुए आए होगे या सुनते हुए आए होगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक चीज होती है जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग गवर्न की जाती है, पर वो होते क्या हैं और उसको हमने कभी पढ़ा नहीं सेपरेटली। ओके, हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड टिल डेट? हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर? नोबडी नोस। क्लास 11th TS ग्रेवल बुक में भी है, अगर आप उसको ओपन करके देखोगे तो। नाउ फर्स्ट थिंग, नाउ बिलीव यूरसेल्फ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन आपसे उतनी ही है, और आफ्टर क्वालिफाइंग तो आपसे लोगों की कितनी होगी वो आपको भी नहीं पता। तो यू हैव टू अपडेट यूरसेल्फ एट मैक्सिमम लेवल। उसमें ये मत सोचना कि उसको इतना आता है या उसको इतना आता है, आपको कितना आता है वो देखो। इंस्टीट्यूट जो आपको मेंबरशिप देता है, जो आपको पावर देता है, वो इंडिया, पूरे इंडिया में, बल्कि अब तो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन हमारी बढ़ रही है। इतने हमारे मेमोरेंडम्स हो चुके हैं, चाहे हम कनाडा की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे यूके की बात करें, चाहे दुबई की बात करें, मैनी कंट्रीज। तो अब हम अपनी क्वालिफिकेशन को हल्के में नहीं ले सकते कि इतना हमारा कोर्स है और हमको उतना ही पढ़ना है। आउट ऑफ बॉक्स सोचना स्टार्ट करो, और ये तो बल्कि आपके कोर्स की बात है। ओके, तो वी हैव 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड टिल डेट। हु हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो देखो, हमारे इंस्टीट्यूट के पास एक चीज की पावर है और हमको ये नहीं पता उसके नंबर्स कितने हैं। ओके, जिसमें से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विड्रॉन किया गया, वो पता है आपको कौन सा है? 6। व्हाट इज द नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। वो पूरा विड्रॉन नहीं किया, उसमें कुछ क्लॉसेस पेंडिंग है। फिक्स एसेट तो चेंज कर दिया, दैट इज ऑल्सो नॉट विड्रॉन, वो तो रीनेमिंग करके उन्होंने चेंज कर दिया। तो फिक्स एसेट का क्या न्यू नेम है? दैट वाज AS10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके फाइन, वेरी गुड। तो व्हाट वाज द रीजन इसकी रीनेमिंग करनी पड़ी? अब क्वेश्चन से क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। व्हाट वाज द रीजन कि हमको इसकी रीनेमिंग करनी पड़ी? क्या जरूरत पड़ी थी? इतने सालों से अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट पढ़ के पक गए सब लोग, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स। तो वाई इट वाज रिक्वायर्ड कि इसको रीनेम किया जाए? ये कोई मूवी थोड़ी है इसका सेकंड पार्ट बन रहा है तो थोड़ा नए नेम से इसको इनोवेटिव बनाना पड़ेगा। व्हाट वाज द रीजन? बताओ। इज लैंड अ डेप्रिशिएबल एसेट? नो। तो जब AS10 की हम बात करते थे, ये लिंक में चलता था AS6 के, दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो हेडिंग डली हुई थी अकाउंटिंग और फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट में सब चीजों को उसमें इंक्लूड कर देते थे। तो वो प्रैक्टिकली अकाउंटिंग में तो हो नहीं रहा, पर आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उससे डिविएट कर रही है। तो उन्होंने क्या करा, लैंड को यहां से एक्सक्लूड कर दिया। अब इसका नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इसको आप पूरे डिटेल में पढ़ोगे तो एलाइड थिंग्स भी, मतलब सेक्टर वाली थिंग्स भी उसी के अंदर है, पर लैंड उसमें एक्सक्लूड है, बिकॉज लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट। तो इसलिए उसका नाम वहां से चेंज करना पड़े। आपको हर चीज की रीजनिंग पता होनी चाहिए। हमारी रीजनिंग कोई बाहर से इंपोर्ट नहीं होगी, हमारी ICAI उसकी रीजनिंग भी देगा। प्रॉपर्टी इज नॉट इज अ डेप्रिशिएबल एसेट। प्रॉपर्टी कैन एप्रिशिएट, प्रॉपर्टी कैन डेप्रिशिएट। प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड पे जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, तो उसकी तो वैल्यू आज के टाइम में आप देखो तो डेप्रिशिएट ही हो रही है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी बाय की लास्ट 6 मंथ्स में एट समथिंग ऑड रेट, और आज उसकी वैल्यू डाउन है। तो प्रॉपर्टी तो 100% डेप्रिशिएबल एसेट है, कभी भी कितना भी अमाउंट उसका डेप्रिशिएट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ अवर इकोनॉमी इज वर्किंग। बट लैंड इज नेवर अ डेप्रिशिएबल एसेट। लैंड की वैल्यू कभी डेप्रिशिएट नहीं हो सकती। फाइन, तो इसलिए हमको उसका नेम चेंज करना पड़ा। तो दीज आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपके कोर्स में स्प्लिट कर दिए गए हैं among group 1 and group 2. some accounting standard you have to study in your group 1 and some in your group 2, that is advanced accounting. और कुछ पेंडिंग भी रखे हैं, वो आपको कहां पे पढ़ने हैं? CA फाइनल लेवल पे, जिसके पेपर का नाम होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अगर हम थ्योरी की बात करें तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड आपको थ्योरी आती है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आप वो कह सकते हो कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS बेस्ड होगा। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ने का एक डिफरेंट तरीका होता है, वो कैसे हम पढ़ते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसकी आपको लैंग्वेज कैसे इंटरप्रेट करनी पड़ती है एंड उसके प्रैक्टिकल एम्फेसिस को आपको कैसे पढ़ना पड़ता है। कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं, आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा ये तो हम अकाउंटिंग में करते ही थे, पर अब ये मत समझना अकाउंटिंग पहले हुई और AS बाद में है, वाइसा वर्सा हुआ है। पहले AS बनते हैं, उसके बाद उसको अकाउंटिंग में यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फाइनल अकाउंट जरूर पढ़ा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप स्कूलिंग में भी पढ़ा एंड फाउंडेशन में भी उसका आपको क्वेश्चन आता था। तो उसमें एक एडजस्टमेंट होती थी क्लोजिंग स्टॉक। फाइन, तो मान लो उसमें लिखा हुआ क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट 80,000 एंड मार्केट प्राइस 72,000, व्हाट विल वी डू? व्हाई? तो ये कंजर्वेटिज्म अप्रोच है, डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, वो तो है ही। बट ऑल्सो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, उसमें लिखा हुआ है इन्वेंट्री हैज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो वहां पर वो चीजें पहले लिखी हुई हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप ये मान सकते हो हमारे अकाउंटिंग स्टूडेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स के लिए गीता है, जिसको आपको ब्लाइंडली फेथ करके पढ़ना है और उसके बाद आप अपनी अकाउंटिंग में काम करोगे।
कोई भी चीज जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपको डिविएट करती है दैट इज नॉट करेक्ट, चाहे आप करते रहो, प्रैक्टिकली भी हो रही है, बट हम उसको ठीक नहीं कह सकते, बिकॉज आईसीए ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको दिए हैं। ऐसे ही अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो वहां पर भी कुछ इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक्चुरियल की बात करें तो एक्चुरियल स्टैंडर्ड्स होते हैं, अगर आप सबको पता हो किसी भी प्रोफेशन में। तो सिमिलरली सीए के अंदर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जिससे हमारी अकाउंटिंग पूरी की पूरी गवर्न करती है। तो हमको पता होना चाहिए कि बैकड्रॉप में, बैक एंड में अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की आप बात करते हैं। ओके, तो मैं आपको कोर्स स्ट्रक्चर लिखवाता हूं, इसको फटाफट नोट करो। ओके, और आपके नोट्स बिल्कुल नीट एंड क्लियर होने चाहिए, बिकॉज अगर आपकी अपनी राइटिंग आपको समझ नहीं आएगी, अच्छी नहीं लगेगी, आप उसको बार बार रिवाइज नहीं करोगे। फाइन, क्लास में अटेंडेंस आपकी रेगुलर होनी चाहिए, मिस मत करना क्लास, हर क्लास इंपॉर्टेंट होती है। कभी हम प्री कंसीव नोशन से होते हैं कि कल तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना होगा, मे बी सर क्वेश्चन नहीं कराएंगे, पर क्वेश्चन में भी कोई ऐसी चीज कभी आ जाती है जो आपको बाद में कोई फ्रेंड भी नहीं बता सकता। तो इट्स बेटर आप अपनी क्लास को रेगुलरली अटेंड करो। कोई एक्सेप्शनली नेचर ऑफ केस है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, वो भी फॉलोड बाय अ नोट, जो आप मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो अकेडमी में कि इस रीजन की वजह से हम नहीं आ पा रहे, जिसके बाद उसका आपका बैकअप आपको मिल जाएगा। फाइन, बट ट्राई टू कम रेगुलरली इन क्लासेस। और हमारे लिए एग्जामिशन बहुत छोटी चीज है, आप जब आधा भी कोर्स कर चुके होगे ना, आई कैन डेफिनेटली से कि आप में के अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि आप कह सकते हो कि एग्जामिशन आराम से आएगी। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स अभी लास्ट में एडवांस अकाउंट का लेटेस्ट बैच लिया था, मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हैं आफ्टर एग्जाम, तो आपको मैं वो दिखाऊंगा भी, कभी शेयर भी करूंगा। तो ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि एग्जामिशन उनकी बड़ी आराम से आएगी। और अकाउंटिंग तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो और आपको अकाउंटिंग में भी पास फेल के बारे में सोचना पड़े, तो ऐसी सीए करने का क्या फायदा। यहां तो हमको शॉर्ट पता होना चाहिए कि 60 प्लस ही जाएंगे, बल्कि आप उसके मार्क्स को यूज करो इधर उधर। अगर किसी का थ्योरी पेपर वीक है तो ट्राई टू कंटेन दैट मार्क्स इन योर थ्योरी पेपर, कि अगर वहां पर 40-50 के बीच में रहते हैं तो ये आपको 70 प्लस मार्क्स सारे थ्योरी को कवर करने में हेल्प करेंगे। और इट इज वेरी इजी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हर चीज का आपके को मैं लॉजिक दूंगा। इन केस अगर आपके फाउंडेशन या अर्लियर भी कुछ लॉजिक वीक है, नो इशू, तो आपको बट पूछना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को सब चीजें पता नहीं चल सकती कि आपको कितने लेवल पे पता चला, वो थोड़ी क्लासेस के बाद ही मैं आपका लेवल चेक कर पाऊंगा, बट स्टिल जहां तक पॉसिबल होगा मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा, नो इशू रिगार्डिंग दैट। फाइन, तो लिखो आप इसमें कोर्स स्ट्रक्चर, आपको आगे की क्लासेस में मेरी बुक मिल ही जाएगी और हम हर टॉपिक के बारे में साथ साथ डिस्कस भी करेंगे ताकि आपको ओवरव्यू पता चले कि हमको यहां पर पढ़ना क्या है। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सो व्हाट हैपन्स जनरली, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है तो वो उनके बिजनेस को असेस करती है, और आपको पता होगा जब टेक ओवर होता है, अगर वो टेक ओवर परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा अमाउंट पे हो तो वो ज्यादा अमाउंट क्या कॉल्ड होता है, गुडविल। और अगर आपको सस्ता मिल जाए वो बिजनेस, दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व। तो बिजनेस तो हमने टेक ओवर कर लिया, पर लीगल फॉर्मेलिटीज को करने में कुछ टाइम लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन डेट या इनकॉर्पोरेशन पीरियड, जब आपको इश्यू होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस। तो आपका बिजनेस तो स्टार्ट हो गया क्योंकि आपने अल्टीमेटली टेक ओवर ही किया था। तो जब बिजनेस हम टेक ओवर करते हैं तो व्हाट हैपेंस, हम पूरी की पूरी बैलेंस शीट ही उसकी टेक ओवर कर लेते हैं। तो उसके डेटर हमारे डेटर, उसके क्रेडिटर हमारे क्रेडिटर, और जो भी उसकी एसेट्स वो भी हमारी एसेट्स, और उसी के लिए हम उसको परचेज कंसिडरेशन या पेमेंट कर रहे हैं इन कंसिडरेशन ऑफ दैट बिजनेस। तो जो भी आपको प्रॉफिट होते हैं प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, उसको कैसे डील करना है, या लॉस भी अगर होते हैं, लॉस भी हो सकता है, तो दैट चैप्टर विल स्पेसिफाई यू कि इसकी हमको अकाउंटिंग कैसे करनी है। क्योंकि लीगली तो आप अकाउंटिंग स्टार्ट ही इनकॉर्पोरेशन डेट के बाद करते हो, पर उससे पहले कि आप प्रॉफिट लॉसेस को कैसे आपको टेक इन टू अकाउंट करना है, दैट वी विल स्टडी इन टॉपिक नंबर फर्स्ट। ओके, सेकेंड, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। Again you must have listened about this chapter also. सुना आप लोगों ने या नहीं सुना? कहाँ पर पढ़ा था? Yes. तो they don't make proper books of accounts. तो they have that slips और some random papers, जिसके बाद आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप तो नहीं कह सकते कि आप भी नहीं बना पाए तो हम भी नहीं बना पाएंगे। अगर आप बना ही नहीं पाओगे तो वो आपको फीस किस चीज की देगा? आपको तो उसके
उल्टे बुल्टे अकाउंट से प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी आनी चाहिए ना, वही अल्टीमेटली हर जगह पे डिस्प्ले होगी इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड सो ऑन। तो आपको उसकी कुछ मिसिंग फिगर से, कुछ इनकम्प्लीट डाटा से यू हैव टू प्रिपेयर योर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर कंपनीज एक्ट, अगर वो कंपनी है, और अदरवाइज आपको फर्म्स वगैरह के प्रोविजन देखने पड़ेंगे। इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। तो आपने जो पढ़ा वो बहुत ज़्यादा बेसिक था, इधर आप बहुत एडवांस लेवल पढ़ोगे, आपको मिसिंग फिगर यहाँ पर बहुत इजीली नहीं मिलेंगी, और वही गेम है, वहीं आपको मजा आएगा कि कैसे हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाके कहीं और से मिसिंग फिगर को एडजस्ट करके कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंश्योरेंस क्लेम्स, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाउ इंश्योरेंस क्लेम इज सेटल्ड, क्या प्रोविजंस होते हैं इंश्योरेंस क्लेम के जो हम पढ़ते हैं in line with the laws given by इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो उनके लॉ क्या बोलते हैं, उस हिसाब से हमको अकाउंटिंग करनी है। कोई भी अकाउंटिंग किसी लॉ को तो ओवरराइड नहीं कर सकती। यू मस्ट नो कि हमने ऐसी अकाउंटिंग बना दी, आईसीए के पास इतनी पावर है कि एक लॉ भी था, उन्होंने उसको ही ओवरराइड कर दिया। दैट इज नॉट परमिसिबल। ओके, आईसीए अपने दायरे में रह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना सकता है, उसको बाकी अगर इंडस्ट्री बेस्ड अकाउंटिंग करनी है तो ये इंश्योरेंस एक इंडस्ट्री है, अगर उसको इसकी अकाउंटिंग करनी है तो इट हैज टू स्टडी ऑल लॉज ऑफ दैट इंडस्ट्री ऑल्सो। ओके, तो इंश्योरेंस के क्लेम कैसे सेटल्ड होते हैं, उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, दैट इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब। अब तो इसके अंदर बहुत सारे लोग अपना करियर भी बना रहे हैं। आपने एक फील्ड सुनी होगी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट ऑफ इंडिया, अभी वो एक्ट भी पास हुआ था लास्ट फ्यू ईयर्स बैक। तो उसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स ने अपना पूरा करियर ही बना लिया। कईयों ने तो बाकी सब काम बंद करके इसी में घुस गए। बिकॉज व्हाट हैपेंड, जब कॉर्पोरेट के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं, कुछ कैलामिटीज आती हैं, तो वो जो क्लेम्स होते हैं वो कुछ हजारों लाखों में नहीं होते, वो करोड़्स में होती है उसकी फिगर। तो करोड़्स का जब आप एनालिसिस कर रहे हो, उसका कुछ परसेंट भी आपको मिला तो वो भी अच्छे खासे लैक्स में होगा। तो दैट अट्रैक्ट्स देम। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के लिए आपको एक अलग से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, बट यू आर अ सीए तो आपके लिए बहुत ईजी होता है वो। तो ये हमारे लिए एक अलग सा करियर ऑप्शन भी आगे लेके चलता है, अगर हमको उसकी अकाउंटिंग तो पता ही होनी चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। अब ये सेम टॉपिक आपके ग्रेजुएशन में भी है, तो आप यहाँ पर इतना अच्छे लेवल पे पढ़ चुके होंगे कि ग्रेजुएशन का आपको बहुत ही कम लगने वाला है, बहुत ही सिंपल लगेगा आपको टॉपिक। व्हाट हैपेंस, समटाइम्स सम बिजनेस डोंट ऑपरेट इन अ वन डिपार्टमेंट मोड। उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्लेस और लोकेटेड एट वन प्लेस बट हैविंग डिफरेंट क्यूबिकल, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो आपको उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है, आपको कैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गुड ट्रांसफर होते हैं। मे बी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, देन सेल्स डिपार्टमेंट है, और एंड में फाइनेंस डिपार्टमेंट है। आपको पता होगा कि कॉर्पोरेट थोड़ा सा कैसे वर्क करता है। एक आप अगर एमबीए भी आगे करो या कुछ आपके फ्रेंड्स वगैरह ने कभी की होगी, तो उसके लिए भी डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। आप या तो मार्केटिंग में करोगे, प्रोडक्शन में करोगे, सेल्स में करोगे, फाइनेंस में करोगे, एचआर में करोगे। तो दीज आर ऑल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हम इसको एक ही जगह मर्ज नहीं कर सकते। वो मर्ज तभी होता है अगर कोई सोल प्रोवाइडर अपना बिजनेस कर रहा हो। वो बेचारा प्रोडक्शन भी खुद ही करेगा अगर प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क है, या सामान भी खुद ही लाएगा, वो उसकी मार्केटिंग भी खुद ही करेगा, वो सेल्स भी खुद ही करेगा, वो अपने अकाउंट भी मोर और लेस खुद ही बना लेगा, और अगर उसको अपने बिजनेस में कोई स्टाफ रखना है वो भी एचआर भी खुद ही उसके लिए भी वर्क करेगा। एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी वो खुद ही है। बट इन कॉर्पोरेट सेपरेट डिपार्टमेंट्स आर असाइंड अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज ऑफ द पीपल, और उसके हिसाब से हमको अकाउंटिंग भी वैसे ही करनी पड़ती है। फाइन, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये मोर और लेस आपने स्टडी किए हुए हैं पहले भी, आपको इसके कुछ बेसिक रूल्स भी पता है, पर उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो वहाँ पर नहीं होता था ड्यू टू सम सिनेरियो। आपको सब चीज़ें वहाँ पर वो नहीं बता सकते, यहाँ पर डिटेलिंग होती है उसकी, और कुछ कंप्यूटेशन भी एक एक्सपर्ट लेवल की थोड़ी चाहिए होती है, तो आप उसको यहाँ पर स्टडी करोगे, ऑल्दो यू नो अबाउट द बेसिक ऑफ दीज टूल्स। नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो जिन जिन चैप्टर के डायरेक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं वी विल स्टडी साइमल्टेनियसली। तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर AS 13, यस। तो आईसीए ने एक चीज बहुत अच्छी करी है, जो टॉपिक एक कोर्स में कम से कम उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी उसी कोर्स में डाले हैं। अब AS 13 वो सेकंड ग्रुप में डाल देते तो कुछ लिंकेज ही ना बनती। तो इट्स बेटर कि उन्होंने जो टॉपिक्स आपको एक सेगमेंट में दिए हैं
वो उन्होंने एएस वहाँ पे डाल दिए। अभी ये रिसेंटली शफलिंग हुई है, पहले कुछ उल्टा सही था कि एएस किसी के कहीं चल रहे हैं और अकाउंटिंग कहीं और चल रही है, जिससे बड़ा डिफिकल्ट होता था स्टूडेंट को बहुत टॉपिक्स साइमल्टेनियसली अंडरस्टैंड करने। नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू। अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू, ओके, यू ऑल मस्ट नो कि बोनस में वी डोंट हैव एनी इनफ्लो ऑफ कैश, कि होता है कुछ इनफ्लो ऑफ कैश भी। व्हेन बोनस शेयर्स आर इशूड टू शेयर होल्डर्स एनी इनफ्लो ऑफ कैश इज मेड, नो। और राइट इशू के अंदर, राइट इशू के लिए होता है एक राइट्स दिए जाते हैं जिसकी पेमेंट करता है वो शेयर होल्डर। अब उसकी मर्जी है कि वो उस राइट से खुद ही शेयर खरीदे या फिर वो उस राइट को रेनाउंस भी कर सकता है। रेनाउंस का मतलब होता है ट्रांसफर टू समबडी एल्स। ये राइट बेसिकली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं ऑन प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम इन द बिजनेस अकॉर्डिंगली। तो अगर आपके पास पहले कुछ शेयर्स है, उसकी कुछ प्रोपोर्शन कंपनी सेट कर देगी कि हम उनको राइट्स दे रहे हैं 1:2, दैट मीन्स 1 शेयर फॉर 2 हेल्ड। तो अगर आपके पास 2000 शेयर्स ऑलरेडी इन दैट कंपनी है तो यू विल बी एलिजिबल टू गेट शेयर्स अराउंड 1000, आप उसके राइट ले सकते हो। और अगर आपको वो शेयर लेने नहीं है तो आप राइट ले सकते हो और वो राइट किसी को भी आगे ट्रांसफर कर सकते हो। तो वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, तो ये प्रेजेंटेशन बेस्ड चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के टाइम में, बिकॉज जब हम बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो आरओसी की तरफ से काफ़ी सारे बल्क में नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपकी ग्रुपिंग, हेडिंग, ये सब चीज़ें भी एक्यूरेट नहीं है तो अगर आपने किसी चीज़ को किसी और ग्रुप में डाल दिया, दो चीज़ों को मर्ज कर दिया, दो चीज़ों को नेट कर दिया, यू मस्ट अंडरस्टैंड नेट, कि एक चीज़ मान लो लॉस है और एक प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट करके दिखा दिया, आपने शो ही नहीं किया पब्लिक को कि आपको एक जगह लॉस भी हो रहे थे, जिसकी वजह से सेबी की गाइडलाइंस इशू हुई कि फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट मस्ट बी टेकन स्ट्रिक्टली। आपने पढ़ा तो होगा ही फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि आपको हर चीज को डिस्क्लोज करना है, आइदर बाय वे ऑफ फुट नोट, एनेक्शियर्स और फेस ऑफ द अकाउंट, फेस ऑफ द बैलेंस शीट, जहां पर भी आ सकता है। अदरवाइज आपको कोई बैलेंस शीट को खराब नहीं करना, अनटाइडी नहीं करना, इसी के लिए यू हैव नोट्स। आप नोट्स में उसकी पूरी डिटेलिंग दे सकते हैं। तो आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज की कैसे बनती है। सोल प्रोप्राइटरशिप वाले लेवल पे तो आप एक्सपर्टाइज कर ही चुके होंगे, जिसमें हम ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाते थे। इधर का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, तो अगर मैं आपसे अभी बात करूं कि कौन सा क्वेश्चन है अगर 20 मार्क्स का आए भी तो आ सकता है, वो इसी चैप्टर का आ सकता है, बिकॉज इसका क्वेश्चन फिर वो काफी लेंथी होगा। अदरवाइज वो खाली आपसे लिख के पूछ लेते हैं कि यही सब नोट्स बनाओ। जनरली वो शेयर कैपिटल का होता है क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो अगर वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो मार्क्स भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अगर उन्होंने एक कंप्लीट फुल फ्लेज बैलेंस शीट आपको बनाने के लिए दे दी तो ये 20 मार्क्स का भी आ सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शन। तो व्हाट इज अ हायर परचेज? तो मतलब जब हम लेते हैं तो पैसे नहीं देते, डाउन पेमेंट देते हैं, तो पेमेंट तो कर दी हमने। So what is the difference between installment system and HP system, hire purchase? Yes, उसमें लास्ट होती है। तो आपने किसी ने प्रैक्टिकली हायर परचेज पे कुछ खरीदा, कोई मोबाइल, कोई आपने लैपटॉप या कुछ भी खरीदा? कार्स ऑन परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम, ओके। और आप लोगों ने कभी कुछ पर्सनल अपनी परचेजिंग की है क्या किसी ने, या आप लोगों ने आपने कार ही परचेज की है पर्सनली हायर परचेज सिस्टम में? यस, बिकॉज हाँ उस पर लिखा होता है तो वो उनका एग्रीमेंट ही उस मोड में बनता है। बिकॉज बाकी चीज़ों में इंस्टॉलमेंट ने इतना अच्छे लेवल पे उसको टेक ओवर कर लिया, आप कस्टमर को जहाँ बेनिफिट देता है वो वहीं जाएगा। तो हायर परचेज छोटी परचेज से सारी जगह एलिमिनेट हो चुका है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर ऐसे ही सिस्टम वर्क करता है कि आपको ओनर फर्स्ट डे नहीं बनाया जाता एज कम्पेयर टू इंस्टॉलमेंट सिस्टम, जहाँ पर आप फर्स्ट डे ही ओनर बन जाते हो। यहाँ ओनरशिप इज डिलेड और इट इज डिपेंड्स अपॉन द पेमेंट ऑफ सक्सेसफुल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन होगा वेदर टू बाय दैट या नहीं।
अगर आपको लगता है उसकी वैल्यू इतनी कम बची है और उससे ज़्यादा तो मेरे को पे करने पड़ रहे हैं, तो यू कैन लीव दैट ऑप्शन, अदरवाइज आप उसको पे करके उसके ओनर बन सकते हो। बहुत डेप्थ में है चैप्टर, हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें आपको कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी आनी चाहिए, जो आपने कभी बेसिक कैलकुलेशंस करी हो मैथ्स वगैरह में, कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो कैसे हम उसको बाइफरकेट करते हैं। आपको जो भी इंस्टॉलमेंट दी होती है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होती है, एंड यू ऑल नो कि जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल के साथ डिमिनिश करता रहता है। तो आपका जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो कभी चेंज नहीं होता जनरली। तो आपकी अगर किसी ने ईएमआई बना दी कि आपको हर मंथ से 20,000 रुपीज देने हैं या 10,000 देने हैं, वो तो फिक्स है 10,000 10,000 10,000, पर क्या उसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो भी फिक्स होगा। पहले इंस्टॉलमेंट में 1,000 फिर 1,000 फिर 1,000, तो ऐसे तो आप कितनी सारी इंस्टॉलमेंट दे चुके होगे और एंड में भी इंटरेस्ट आपका 1,000 ही बन रहा है, जबकि आपका तो इतना प्रिंसिपल ही जा चुका है। और इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट या आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप सेम इंटरेस्ट कैसे दे सकते हो, तो उसकी कैसे कैलकुलेशन होती है, कैसे हम उसको वर्कआउट करते हैं, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। तो आपको लॉजिकली माइंड में क्रिएट होनी चाहिए इमेज कि हमको आगे पढ़ना क्या क्या चीजें। नेक्स्ट टॉपिक, ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन करंट सिनेरियो। अगर आप किसी को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो वो एक ही फिजिकल एग्जिस्टेंस से उसको एक्सपैंड नहीं कर सकता। अगर उसको एक ब्रांड बनाना है और ऑल ओवर इंडिया बल्कि अब्रॉड में भी उसको अपने नेम को क्रिएट करना है, तो उसको किस सिस्टम से अपने बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा? ब्रांच अकाउंटिंग से, और कोई अनदर सिस्टम ही नहीं है। ओके, चाहे वो ब्रांचेस किसी भी मोड में खोले, बट उसको ब्रांच सिस्टम जरूर क्रिएट करना ही पड़ेगा। ओके, आज के टाइम में आप कितने कोई भी बिजनेस सेटअप देख लो, उनकी आपको ब्रांचेस बहुत जगह दिखेंगी जो एक मल्टी मिलियन लेवल पे क्रिएट हो चुका है। ओके, अब उनकी जब फिजिकल ब्रांचेस अलग अलग जगह होंगी, तो एक जगह पे तो उनका प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा ना, टोटल नेट प्रॉफिट है क्या, जिसको हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो उसको हम कैसे निकालते हैं? हमारे पास ब्रांचेस का डाटा है, एक ब्रांच कंट्रोल होती है एक जगह से, जिसको हम बोलते हैं हेड ऑफिस। ओके, हेड ऑफिस कैन बी ब्रांच इटसेल्फ और हेड ऑफिस कैन बी ओनली हेड ऑफिस, जहां पर खाली एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का वर्क होगा, या फिर वो वहां पर भी सेलिंग भी कर सकते हैं। फाइन। और ब्रांचेस उनकी एनीवेयर अराउंड इंडिया एंड अब्रॉड भी लोकेटेड हो सकती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हल्दीराम, इज हल्दीराम इज लोकेटेड ओनली इन दिल्ली, ओनली इन इंडिया? नो, वो ब्रॉड में भी उनकी ब्रांचेस वर्क करती हैं। तो उनका सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कोई तो कर रहा होगा ना, तो क्या हमको नहीं उसकी अकाउंटिंग आनी चाहिए? और आज के टाइम में आप देखो जनरली सब एमएनसीज में कन्वर्ट हो चुकी हैं कंपनीज, जो कभी एक कंट्री में ऑपरेट करती थी। अब एक कंट्री के लॉ कभी भी चेंज होते हैं, तो अपने बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि हम इंडियन बेस्ड कंपनी है, तो इंडिया की गवर्नमेंट चेंज हुई और आपको लॉ उसने फेवर नहीं किया, तो आप इंडियन बेस्ड कंपनी से भी जाओगे। तो इसलिए हमको ऑपरेट करना पड़ता है इन मोर देन वन कंट्री, ताकि इनकेस कहीं के प्रॉफिट कहीं के लॉस भी हो, एक पोर्टफोलियो बना के हम नेट प्रॉफिट लेके आगे निकले। इसलिए वो अलग अलग कंट्रीज में भी ऑपरेट करते हैं बेस्ड अपॉन देयर प्रोडक्ट डिजाइन और कितना वो वहां पर फिजिबिलिटी कर सकते हैं। मैकडोनाल्ड, वो भी आप देख सकते हो, जब मैकडोनाल्ड में इंडिया में आने की कोशिश की थी या फिजिबिलिटी की थी, प्रॉपर नहीं की थी जब उन्होंने, बट ऐसे ही अपने ओपिनियन से ही करा था, तो उनको लग रहा था कि इंडिया में बिल्कुल भी उनका वर्कआउट नहीं करेगा बिजनेस, तो उन्होंने डिक्लाइन भी कर दिया था। आफ्टर 6 मंथ्स उन्होंने दोबारा प्रॉपर फिजिबिलिटी करी और रिसर्च करी। पहले उन्होंने इसलिए डिक्लाइन किया था, उन्होंने सोचा यहाँ पर इतनी पुअर कंट्री है, अराउंड एवरेज लेवल की कंट्री है, तो यहाँ 20-25 रुपए का कोई बर्गर नहीं खाने वाला, इतने में तो लोगों को पूरी मील चाहिए। तो 20-25 रुपए उनके लिए बहुत ज्यादा होंगे। जब उन्होंने एनालाइज किया और उन्होंने कहा अगर हम इससे कम पे बेचें तो हमारा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। बट व्हेन दे गेट टू नो कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन भी है वो भी 120-130 करोड़ के आसपास है, तो इसका अगर 10% भी ये 20-25 वाली रेंज में आ गया, जो आ सकता है 10% तो आ ही सकता है ना, तभी भी हमको इतना रेवेन्यू मिल जाएगा जितनी किसी कंट्री की पॉपुलेशन ही नहीं होती। 12-13-15 करोड़ तो हो गई ना पॉपुलेशन, 10% भी, तो उतने लोग ही अगर हम मान लेंगे कंज्यूम करेंगे तो हमारा बिजनेस वैसे ही चल जाएगा। और हुआ उससे भी ज्यादा उनको जो रेवेन्यू मिला, और बहुत ज्यादा वो सक्सेस हुआ इंडिया में भी। तो अगर हम अपनी ब्रांचेस को एस्टेब्लिश ही नहीं करेंगे, वी कैन नेवर एक्सपेक्ट कि हम एक्सपैंड कर सकते हैं। चाइना आप देख सकते हो आज के टाइम में हर कंट्री में उनकी ब्रांचेस हैं, कोई भी कंपनी हो, उनकी अपनी कंट्री में वो कंपनी सक्सेसफुल इतनी नहीं है जितना उनको रेवेन्यू बाहर की कंपनी से आता है। तो यहाँ पर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है और बढ़ेगी फ्यूचर में, बिकॉज सारी कंपनीज अराउंड द ग्लोब ही अब ऑपरेट करती हैं। तो अगर आपको उनकी अकाउंटिंग में बहुत एक्सपर्टाइज है तो ईजिली वो सब कंपनीज आपको रिक्रूट करेंगे और आप उनके बिजनेस में हेल्प कर सकते हो, सर्विस दे सकते हो। फाइन। तो यहाँ पर हमको फॉरेन अकाउंटिंग भी, फॉरेन ब्रांच भी पढ़ना है। आपके जो ग्रेजुएशन लेवल है उसका कोर्स लिमिटेड है, वहां पर फॉरेन ब्रांच उन्होंने एक्सक्लूड करा हुआ है, यहाँ पर आपको वो भी पढ़ना है। तो अगर आपकी ब्रांच है यूएस में, तो यूएस में आपको कोई इंडियन रुपीज तो देने नहीं वाला ना, वहां के जो कस्टमर्स होंगे वो आपको डॉलर्स देंगे। तो यू हैव
ऑल्सो यू हैव टू स्टडी अबाउट द एक्सचेंज रेट, कि कितना एक्सचेंज रेट ऑपरेट हो रहा है, कब पैसे हेड ऑफिस में ट्रांसफर होते हैं तब क्या रेट रहता है। तो बहुत सारी चीजें ना, बहुत वो इंटरेस्टिंग है। तो इसके साथ आप ये भी लिख लो, एएस कौन सा ऑपरेट करता है फॉरेन एक्सचेंज के लिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 इज ऑन गवर्नमेंट ग्रांट, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो कैसे चेंजेस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट पे, और उस पे भी हम प्रॉफिट लॉस कैसे बुक करते हैं, दैट वी विल स्टडी इन दिस ब्रांच अकाउंटिंग साइमल्टेनियसली विद AS 11। ओके, तो यहां से हम डुअल बिजनेस क्रिएट करते हैं। एक बिजनेस नहीं होता, दो बिजनेस क्रिएट होते हैं। एक तो बिजनेस जो हम हमने प्रोडक्ट बेच रहे हैं ओवरसीज, वो तो हमको मिल ही रहा है रेवेन्यू, जो भी हमने प्रॉफिट डिजाइन किया हुआ है। दूसरा, हम फॉरेन ट्रांजैक्शन के प्राइस के चेंज होने से भी अपना बिजनेस क्रिएट करते हैं। ओके, आपने चीज बेची तो आपको क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा, और डॉलर आप थोड़ा सा सोच के रेमिट करते हो। जब आपने उसको रेमिट किया इंडिया में, हो सकता है उसका कुछ पैसा या कुछ रुपये भी बढ़ गया, तो आपके पास कुछ नंबर्स में तो डॉलर होंगे नहीं, वो तो ह्यूज नंबर्स में होंगे। तो ह्यूज नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई 1 से भी करोगे ना, तो आपको वो फ्री की इनकम हो रही है ड्यू टू योर फॉरेन ब्रांच ओपनिंग। बट आपको वो थोड़ा सा क्वेश्चन से करनी है। अगर आपने वर्स रेट पे कर दिया तो लॉस भी हो सकता है। पर ये सब कंपनीज के पास इनफ फंड्स होते हैं, दे सो दैट दे कैन वेट, ये वेट कर सकते हैं कि जब प्राइस हमारे फेवर में है तो हम तभी उसको ट्रांसफर करें। ये सब आपको पता ही होगा, करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट। व्हेन डॉलर इज वर्किंग एट 70 रुपीज एंड देन डॉलर इज एट 72, so what is this rate? Here Indian currency is appreciating or depreciating? Depreciating. But for a businessman who is working abroad, who is opening his branches abroad, this is very much favorable, because उसको अब 70 से कुछ नहीं करना। उसको पता है मैंने बहुत डॉलर इकट्ठे कर लिए हैं, अब 72 रेट है, अब मैं रेमिट करता हूँ, अब मैं उसको ट्रांसफर करता हूँ अपने INR में। तो आप में से जैसे बड़े सारे लोग आफ्टर क्वालिफाइंग कभी भी फॉरेन में जाके अगर जॉब करोगे तो आप बहुत सारे वहां से डॉलर या पाउंड अर्न करोगे। तो आप उसको रेमिट तब करोगे जब आप देखोगे हमारी इंडिया की फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्सन है, वो आपके लिए बेनिफिशियल ज्यादा होगा। आप देखोगे अब तो डॉलर पहुंच गया 75 का, और जब मेरी अर्निंग आई थी तब 70 था, तो अब 75 पे मैं इसको कन्वर्ट कराता हूं अपने इंडियन रुपीज में, तो अब 5 रुपीज पर डॉलर तो ऐसे ही अर्न कर रहे हो। ओके, तो दीज थिंग्स ऑल्सो हैव टू बी केप्ट इन माइंड, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इन AS नंबर 11, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। कैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंजेस होते हैं और उसका हम इफेक्ट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेते हैं, बिकॉज गेन तो हो गया ना कहीं ना कहीं, तो आप इसको छुपा नहीं सकते, तो यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट। फाइन, नेक्स्ट इज वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, इसका तो आई थिंक आपको पता होगा जरूर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 3, ओनली AS 3 रिवाइज्ड। ओके, जब मेजर चेंजेस इंस्टीट्यूट लेके आता है किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो उसको रिवाइज्ड मोड में डिक्लेयर करता है कि अब वो रिवाइज हो चुका है, पूरा उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस थे जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ा। फाइन, यस, जो इशू करता है ना इंडियन यस, वो भी करता है। वो उसके लिए वैसे तो मैं आपको अलग से क्लास में बताऊंगा, स्टिल अब आपने पूछ लिया तो मैं आपको बताता हूं। इंड AS इज नथिंग बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको हम AS ही बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको हम IFRS बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सो दोज एंटरप्राइजेज जिनका जीना और मरना भी इंडिया में ही है, दे कैन ऑपरेट अंडर इंड AS। पर अगर आपको बाहर की अकाउंटिंग भी करनी है, जैसे मैंने ब्रांच अकाउंटिंग की भी बात की, तो वहां पर थोड़ा सा आपको IFRS भी पता होना चाहिए। बिकॉज पहले क्या होता था, हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या और भी कोई, दे हैव दैट प्रिविलेज टू स्टडी इन इंडिया एंड प्रैक्टिस एनीवेयर अराउंड द ग्लोब। वो डॉक्टर इंडिया में स्टडी करता था, कुछ भी सर्जरी सीखता था, कुछ भी सीखता था, उसके बाद उसको ह्यूमन को कहीं पे भी ट्रीट करना उसको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ह्यूमन मोर और लेस उनकी बॉडी एक ही तरीके से बिहेव करेगी। बट हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसकी बाउंड्रीज अपने इंडिया के अंदर ही बस रिस्ट्रिक्टेड हो जाती थी। और ये खाली प्रॉब्लम हमारे साथ ही नहीं थी, ये प्रॉब्लम थी हर कंट्री के चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ। तो उसके बाद एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे IFRS कमेटी बनी, जो था IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना, बोर्ड क्रिएट हुआ, जिसमें सब इंस्टीट्यूट्स के, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट के टॉप मोस्ट मेंबर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या और काउंसिल मेंबर्स, उसके अंदर उन्होंने 5 अराउंड मेंबर्स की टीम थी, वो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस पे डिस्कशन किया कि कैसे हम एक यूनिफॉर्म लेवल पे सबके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मर्ज करके एक IFRS नेटवर्क बना सकते हैं। फाइन,
तो सबकी रेगुलर मीटिंग्स होती थी, सबकी ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी, सबकी पीपीटीज पे डिस्कशन होता था, एक एक कंट्री के चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेंबर्स आते थे, वो डिस्कस करते थे, बताते थे कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें बेटर हैं जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हो। तो हर ये अराउंड 2 मंथ्स पूरा प्रोसीजर चला था, जो बहुत टाइम पुरानी बात नहीं है, ये अराउंड 7-8 ईयर्स पुरानी बात ही है, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट के तब के प्रेसिडेंट श्री अमरजीत चोपड़ा जी, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, वो तब इस चीज को हेड कर रहे थे। फाइन, तो वहां से हमको IFRS क्रिएट होके मिले, और बेस्ट थिंग ये है या बहुत अच्छी चीज ये है कि मैक्सिमम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशूड करे थे ICAI ने, वो ही पार्ट बने IFRS के। मैक्सिमम जो हमारे इंस्टीट्यूट ने पहले इशू कर दिए थे वो ही पार्ट बने। तो अब आप बताओ, एक इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट को IFRS रीड करने में प्रॉब्लम आएगी, इशू आएगी, या बाकी किसी जर्मनी के या US के बाकियों को आएगी? बाकियों को आएगी। तो हम तो पहले ही एज पे आ गए। तो अगर हमको IFRS बेस्ड अकाउंटिंग करनी है, कुछ बाहर काम करना है, हमको तो बस अब मेमोरेंडम चाहिए या उसकी प्रैक्टिसिंग का लीगली लाइसेंस चाहिए, हम तो सीधा वहां जाके अपनी प्रैक्टिस या कुछ भी ओपन कर सकते हैं। फाइन, अब ये हुआ क्यों हमारे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहां पर वर्क करे मैक्सिमम। ओके, क्यों वर्क करे? बिकॉज अवर इज अ डेवलपिंग नेशन। तो अगर हम डेवलपिंग में बात करें तो हमारी कंट्री बहुत अच्छी है। डेवलप्ड और डेवलपिंग को मिक्स करते हैं तो थोड़ी पीछे हो जाती है, बट डेवलपिंग में हमारी कंट्री डेवलपिंग नेशन में काफी अच्छी रैंक के अंदर आती है। तो हमारे इधर हर चीज चलती है, इकोनॉमी ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है। ऊपर नहीं जाती, वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ इन्फ्लेशन भी है, डिफ्लेशन भी है, हर चीज है। बजट डेफिसिट में बहुत बार रहता है, तो जिनका बजट डेफिसिट में रहे ना, वहां के इकोनॉमिक्स को नॉलेज ज्यादा होती है। तो जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो बाहर की प्रॉब्लम के भी सोल्यूशन निकाल लेते हैं, वो बात अलग है, अपनी ही नहीं निकाल पाते ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस। और जो बाहर के इकोनॉमिस्ट हैं, जो बाहर के एसोसिएशन है, जिन्होंने हमेशा सरप्लस ही देखा, डेवलप्ड मोड में ही देखा, तो उनको बाकी चीजें पता ही नहीं है। तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक कंप्लीट मोड में वर्क करते थे, और अगर अब उनको IFRS बनाने हैं तो वो इनकम्प्लीट नहीं बना सकते, बिकॉज कुछ ऐसी भी कंट्रीज उस IFRS को फॉलो करेंगी जो डेवलपिंग है, और हमारी कंट्रीज में दोनों चीजों का फ्लेवर मिलता था। पर एक हमारे कॉन्सेप्ट की वहां पे धज्जियां उड़ाई गई, बहुत फन उसका उड़ाया गया, उसके ऊपर भी एक पूरी रिपोर्ट भी बनी। वो कॉन्सेप्ट था हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जब ये हमने उनको डिक्टेट किया कि हम तो अपनी अकाउंटिंग इस हिसाब से करते हैं। यू मस्ट हैव स्टडीड हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, आपने उसकी लिमिटेशन भी पढ़ी होगी। क्या होती है उसकी लिमिटेशन? मनी की वैल्यू सेम नहीं रहती। सेम नहीं रहती, यस। तो हम अपनी अकाउंटिंग में ऐसा क्या गलत करते थे जिसकी वजह से हमको वहां पर हमारा मजाक उड़ाना पड़ा बाकी इंस्टीट्यूट के मेंबर्स को? हम जिस दिन खरीदते थे एसेट को उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते थे उसे, Yes. उसी वैल्यू के बेसिस पे डेप्रिशिएट करते थे। यस, हम उसको बस डेप्रिशिएट करते रहते थे। तो एक्चुअल में उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, क्या पता बड़ी भी हो कभी, तो हम एप्रिसिएशन मोड में अकाउंटिंग ही नहीं करते। तो इसके बाद उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा। जब आप बात करते हो, हमारे ऊपर भी सेबी है, ऐसे उनके ऊपर भी अलग अलग उनके इंस्टीट्यूट से जो शेयर मार्केट को डील करते थे, और आप कहते हो हम अपनी कंप्लायंसेस इतनी फॉलो करते हैं, तो यहां पर आप हिडन प्रॉफिट्स क्यों, सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट कर रहे हो? मतलब प्रॉफिट हैं पर दिखाएंगे नहीं, वैल्यूज एसेट की ज्यादा है पर दिखाएंगे नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ ना, ज्यादा से ज्यादा रोक देंगे या डेप्रिसिएट करेंगे, हम उसको बढ़ाएंगे नहीं। क्यों नहीं बढ़ाओगे? तो उसके बाद उन्होंने कहा जब आप ट्रू वैल्यू की बात करते हो तो हर एस्पेक्ट में होनी चाहिए। ओके, जब आप कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक को भी बोलते हो, कॉस्ट या NRV विचएवर इज लोअर, जो कम होगा हम उसी को सेफर साइड पे लेके चलते हैं। तो उन्होंने कहा आपकी अकाउंटिंग बहुत ही ज्यादा सेफर लेवल पे जा रही है। ओके, तो आपको जो बाकी एसेट्स हैं, मे बी प्रॉपर्टी की अगर बात करें, अगर वो बढ़ रही है तो आपको उसको ट्रू वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा। तो उसके बाद ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स भी अनाउंस कर दिया। तो देखो, जितना हम ग्लोबल जाएंगे, हमारी ऊपर कितना बर्डन भी कह सकते हो, या फिर कितना और करियर ऑप्शन हमारा ब्राइट होने का चांस है, जो खाली मेंबर्स ऑफ ICAI कर सकते हैं ऑन वैल्यूएशन। वैल्यूएशन के ऊपर एक पोस्ट क्वालिफिकेशन उन्होंने कोर्स ही अनाउंस कर दिया। बिकॉज अगर अब आप प्रॉपर्टी की वैल्यू ये लिखोगे तो कहां से लिखी आपने, तो उसके बैकअप में कुछ एक्सप्लेनेशन तो होना चाहिए ना। तो वो कोई एक वैल्यूअर होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, वो आपको सर्टिफिकेट में वैल्यू करके देगा कि आपकी प्रॉपर्टी इस डेट पे इतने अमाउंट पे स्टैंड करती है, फिर हम उसको अपनी बैलेंस शीट में लेके जा सकते हैं। तो दिस वाज द फ्लॉ इन अवर अकाउंटिंग विच इज रिमूव्ड एज फार एज IFRS इज कंसर्न्ड इन इंडिया एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। स्टिल नाउ दिस हैज बीन हैपनिंग, ये आज भी हो रहा है, हम आज भी उसी तरीके से करते हैं। पर अगर जब हम IFRS की बात करते हैं तो हमको ऐसे ही करना है। आज के टाइम में जहां पर भी अगर आप अकाउंटिंग करते हो, जो बाहर की बेसिकली कंपनीज हैं, मे बी जेनपैक्ट, एसेंचर, इन सब की जो अकाउंटिंग चैनल्स दिल्ली में भी ऑपरेट होते हैं, दिल्ली NCR में आप लोगों ने सबने इनके ऑफिस देखे होंगे आई थिंक। तो वहां पर जितनी भी अकाउंटिंग है वो अब IFRS मोड में होती है। ओके, तो वहां पर वो ट्रू वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट है।
तो ये डिफरेंस था इंडियस, जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बोलते हैं, तो वो इंडिया के हुआ है खाली अब, इसलिए खाली उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बोलते, वो इंडियस बन जाता है। थोड़ी उसकी उन्होंने नंबरिंग में चेंजेस किया है, और IFRS दैट इज यूज ग्लोबली। तो अब यहाँ का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जर्मनी का, US का, UK का, कहीं का भी है, वो एक ही लेवल पे, इसीलिए बहुत जल्दी अब मेमोरेंडम हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे। उनको पता है यहाँ का पर्सन भी वही IFRS पढ़ के बैठा हुआ है, हमारा भी वही पढ़ के बैठा हुआ है, तो क्यों नहीं हम मेमोरेंडम कर लें, इसलिए वो बड़ी जल्दी MOU साइन होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बल्कि हमारे तो अब इंस्टीट्यूट की जो डिग्री है उसकी भी बहुत ग्लोबल सेंस में वैल्यू बढ़ गई, बिकॉज अगर आप खाली इंटर भी क्वालिफाइड होते हो, अगर आप CA इंटर भी क्वालिफाइड कर लेते हो, तो इस पे बेस पे भी UK की कुछ नंबर बेस्ड डिग्रीज होती हैं, असाइनिंग होती है, आई थिंक वो आपको 5 नंबर असाइन हुआ है लेवल, जो बहुत अच्छा लेवल है, और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो वो शायद फिर 8 है, ठीक है, जिसके बेस पे वहाँ की गवर्नमेंट जॉब्स या बाकी चीज़ों को भी आपको उसके लिए एंटरटेन किया जा सकता है। तो वो इसी वजह से, बिकॉज MOU हो गया, दे नाउ स्टार्ट ट्रस्टिंग अस। वो बात अलग है, हम तो पहले भी वही पढ़ रहे थे, बल्कि उनको अब ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, बिकॉज उनका थोड़ा सा कोर्स एक्सटेंड हो गया, हमारा तो उतना ही था, बल्कि कुछ कुछ जगह आप देखोगे वो कम ही हो गया, अभी हम AS में ज़्यादा पढ़ चुके होंगे उसके बारे में। तो आपको भी उस वे में अपने माइंड को ब्रॉडन करना है, डोंट थिंक नैरोअर कि बस क्वालिफाई करना है, पास होना, वो तो हो ही जाओगे, दैट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वो तो टाइम के साथ होगी चीज़ें, बट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपको रखनी है। सारे सब्जेक्ट इसीलिए आपके लिंकिंग में चलते हैं, कोई भी सब्जेक्ट अलग नहीं है। मैं यहाँ पे 2-4 सेक्शन भी पढ़ूंगा तो आपको लगेगा मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग नाउ। ओके, AS इज अ लॉ, AS एक लॉ तो बना जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बना दिया। सारे लॉ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बनाएगी क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। ओके, तो ये भी हम लॉ भी पढ़ रहे हैं, और आप कोई भी सब्जेक्ट देखोगे तो आपको सब में उसकी लिंकिंग दिखेगी। यहाँ पर भी हम टैक्स की बात करेंगे, ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स का तो आपको पता ही है, हम अकाउंट बनाते ही हैं, डेप्थ में और पढ़ेंगे। तो हर चैप्टर को आपको उसी लिंकिंग में पढ़ना है, ओपन मोड में, यानी कि यहाँ पर समझ आ गया, दूसरे में कुछ हो रहा है तो एडमिट कर लो, ऐसे ही होगा। वो क्यों डिफरेंस आ रहा है वो आपको हर चीज़ें टैकल करनी पड़ेंगी। एक तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस पे वर्क करता है, दैट इज AS 22, डेफर्ड टैक्स उसको बोलते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा वो क्या होता है। तो अब लिखना स्टार्ट करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, AS 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब जो हमने फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा, वो कहीं ना कहीं से रिलेटेड है, और बाकी कितनी चीज़ें वो हम AS में ही पढ़ेंगे कि आपको हर एक पॉलिसी, हर एक कॉन्सेप्ट पूरा डिस्क्लोज करना है फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टर, ताकि उसके साथ कोई भी इशू ना आए, वो कहीं पे भी कंफ्यूज मोड में बिजनेस को ना कर ले आपके साथ। AS 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इसके बारे में अभी मैंने आपसे डिस्कस किया ही है। बहुत चीज़ें इसके बाद इसमें और भी होती हैं, आपने आई थिंक फीफो लीफो भी पढ़ा होगा, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कि आप क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करते हो। तो आपने पढ़ा, अगर आपका बिजनेस फीफो भी होता है तो इस हिसाब से थोड़ा सा डिफर कर जाएगा, लीफो में अलग होगा, वेटेड एवरेज में अलग होगा, सिंपल एवरेज में अलग होगा, तो वो सब चीज़ें इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर बता सकता हूँ किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, और आप जब पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको खुद भी पता चल जाएगा, अच्छा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस वाले अकाउंट से लिंक होगा, उस चैप्टर से लिंक होगा। तो सबकी जो लिंकेज है वो आई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही है। तो फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने, उसके बाद उसको अकाउंटिंग में पुट किया गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अब तो इंस्टीट्यूट स्टेक होल्डर्स की कैटेगरी भी बहुत बढ़ा रहा है। तो अगर आपको किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लूप होल लगता है तो वो स्टूडेंट्स तक की भी क्वेरी डिस्कस करते हैं। ये बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। तो उसमें कौन होंगे? हमारे मेंबर्स ही तो होंगे जिनको बनाना है। तो आपके पास वो तो ऑप्शन है कि आफ्टर क्वालिफाइंग आप इंस्टीट्यूट की भी किसी कमेटी के मेंबर बन सकते हो, पर अब वो स्टूडेंट्स को भी उसके अंदर एंटरटेन कर रहा है, क्योंकि बच्चे करंट इन्वायरमेंट में पढ़ रहे होते हैं। अगर उनको कोई चीज़ अजीब सी लगती है
तो वो अपने टीचर से डिस्कस करके, बिकॉज जनरली जो सब टीचर्स हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी रहते हैं, तो ईजिली अप्रोच कर सकते हैं इंस्टीट्यूट पे वाया एक सिंपल मेल ही, या आप लोग भी डायरेक्टली मेल कर सकते हो हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी में, तो उसको भी एंटरटेन किया जाता है। कम से कम वो टेबल पे इशू डिस्कस जरूर होता है, अगर उनके बाद आने के बाद लगता है कि हाँ ये डिस्कस करने लायक है, उसके बाद वो इनकॉर्पोरेट हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट वो जरूर डिस्कस होता है। तो आप अपनी इसी लेवल से पावर देखो, आप यहीं से किसी क्वेरी से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तक को चेंज कर सकते हो, और वो लॉजिकल कोई इशू होना चाहिए। यहाँ पर बहुत टाइम नहीं लगेगा, हमारा इंस्टीट्यूट उस लेवल पे बहुत ढीला नहीं है, आपको पता होगा कोर्स में जैसे अपडेट आती हैं हम भी उसको साइमल्टेनियसली चेंज करते हैं। ये कोई ग्रेजुएशन है बाकी लेवल वाले कोर्स नहीं है कि 10 साल से वही चलता आ रहा है। आज के टाइम में भी आप सीबीएसई की बुक्स देखो और 10 साल पुरानी भी देखो, वो सेम है। मैं अभी कुछ टाइम पहले अपने एक स्टूडेंट की बुक देख रहा था, उसने मेरे को ऐसे ही दिखाया, तो स्टूडेंट तो नहीं कहूँगा, छोटा ब्रदर ही है, तो उसकी मैंने मैथमेटिक्स की बुक देखी, वो सेम बुक थी जो मैंने अपने 12th लेवल में पढ़ी थी, तो वहाँ पर कुछ चेंजेस ही नहीं है। जबकि आप लोगों ने भी पढ़ के देखा होगा जो मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं, 11th तो 12th का मैथ्स बिल्कुल बेकार है फॉर अ स्टूडेंट हु वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉमर्स में एक्सेल करने वाला है। 80% कोर्स बेकार है, और इसको अब वो आगे चेंज करने की बात कर रहे हैं 2020 में, कि वो ऐसे ही कोर्स बना देंगे कि एक मैथ्स कॉमर्स बेस्ड स्टूडेंट का डिफरेंट और नॉन कॉमर्स के लिए डिफरेंट, जो साइंस ओरिएंटेड होगा, जो अभी ज़्यादा है। तो चेंजेस बहुत टाइम लेती हैं, जिससे हमारा स्टडी का पैटर्न बेकार हो रहा है, और जो लूप होल्स हैं हमको खुद ही फिल करने पड़ेंगे। हम ये नहीं सोच सकते कि मार्क्स इसी हैं तो मेरे को यही पढ़ना है। एवरीथिंग वी स्टडी इज नॉट अबाउट मार्क्स ओनली, आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकली डिस्कस कोर्स के परस्पेक्टिव नहीं होती, हमारा यहाँ पे माइंड ओपन ही वर्क करेगा, हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे होती है। फाइन। AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। AS13 accounting for investments। बोरिंग कॉस्ट। तो आपको बस अवेयर रहना पड़ेगा अपने आसपास क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली एक एक स्टूडेंट को नहीं बता सकता कि हम क्या कर रहे हैं। आप लोगों को पता है अराउंड एवरी वीक या संडे को बेसिकली सेमिनार्स होते हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कराता है, यू नो और नॉट नो। और कितने सेमिनार तो बल्कि मैं ही हेड कर रहा हूँ या करे थे मैंने पीछे, जो होते हैं एट विश्वास नगर, ओके, जो जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं। तो अगर आप वो चीज़ें सब ज्वाइन करोगे तो आपको कितनी चीज़ें समझ आएंगी अपार्ट फ्रॉम स्टडी ऑल्सो। बट इसके लिए इंस्टीट्यूट ही थोड़ी आपको सब चीज़ें करेगा, थोड़ा सा उनका कम्युनिकेशन गैप है, वो मैं मानता हूँ, बट अगर आप अप्रोच करो तो आपको वो चीज़ें पता चल सकती हैं। इसके ऊपर साइट भी एक NIRC की साइट है, यू मस्ट नो कि NIRC क्या है, WIRC क्या है, सब चीज़ें क्या हैं। हमारे इंस्टीट्यूट को जोन्स में बांटा हुआ है, जिसमें नॉर्दर्न जोन में बेसिकली हम दिल्ली ऑपरेट करता है, जिसमें आपके भी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी के अकॉर्डिंगली होते हैं, NRO समथिंग, नॉर्दर्न रीजनल ऑफिस, आगे वो नंबर। तो वो NIRC के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको इतने सेमिनार करने ही हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जब बाद में अवार्ड्स डिक्लेयर होंगे कि कौन से वाले रीजन को बेस्ट अवार्ड मिला है, बेस्ट रीजन अवार्ड मिला है, तो उनको मिलेगा नहीं। तो वो किसके लिए करते हैं? स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। और जो हमारी एसोसिएशन बनी हुई है, आपको पता होगा हर जगह की एसोसिएशन है, जैसे DU की है जिसको डूसू बोलते हैं, इलेक्शन भी वो कराती है, ऐसे हर जगह की है। तो हमारे इंस्टीट्यूट की है जिसका नाम है निकासा, NICASA, जिसमें तो मेंबर्स ही स्टूडेंट है। मतलब एक प्रेसिडेंट वाली पोस्ट को छोड़ दिया जाए, वाइस प्रेसिडेंट तक वो भी स्टूडेंट है। हर स्टूडेंट से वो एसोसिएशन बनी हुई है। तो आपकी कोई क्वेरी हो या आपको कुछ भी सच अलग सोच रहे हो आप, तो आप सीधा वहाँ पर जाके डायरेक्ट बात कर सकते हो। पर हमको पता ही नहीं, दिक्कत तो सारी ये होती है, हम सोचते हैं इंस्टीट्यूट बस हमको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बुलाता है और एग्जाम फॉर्म भराने के बाद रिजल्ट के लिए बुलाता है, बट ऐसा नहीं होता। बाकी सारी एक्टिविटी साइमल्टेनियसली इंस्टीट्यूट को रन करनी ही पड़ती है। तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करो तो यू विल गेट टू नो कि क्या प्रैक्टिकल चीज़ें अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़ भी अंडरटेक होती हैं। फाइन, तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात की, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट हमने डिस्कस कर लिया। बोरिंग कॉस्ट का मतलब जो भी चीज़ें आप बोरो करके करते हो, मतलब आपको अपने बिजनेस को सेटअप करना है, आफ्टर सेटिंग अप भी अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आप बोरो कहाँ से कर सकते हो? आइदर यू विल बोरो फ्रॉम डेट मोड, डेट का मतलब डिबेंचर से और बैंक लोन से और पब्लिक डिपॉजिट सेक्टर से, या फिर आप इक्विटी मोड से बोरो कर सकते हो। इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह रेस करके तो जिस भी मोड से आप बोरो करो उसकी आपको कॉस्ट क्या पड़ती है, दैट वी विल डिस्कस इन बोरिंग कॉस्ट। और क्या कहीं कॉस्ट इतनी ज़्यादा तो नहीं पड़ती जितना हमारा
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे बिजनेस में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, उससे ज़्यादा तो कॉस्ट ही बढ़ जाए, तो ऐसा बिजनेस करने का कोई फायदा ही नहीं है। हमारा हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हायर होना चाहिए देन दिस रेट ऑफ रिटर्न, जितना हमको देना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को तो ऐसा कुछ कमिटेड ही नहीं होता हमको देना है, तो ये तो फ्री हो गए, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, ये भी फ्री नहीं होते, बिकॉज जहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ जाती है वहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। या अगर मैं बोलूं जहां पर रिस्क बढ़ जाता है वहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ जाती है। अब इक्विटी शेयर होल्डर सबसे ज्यादा रिस्क लेवल पे है, क्योंकि सबको मिल चुका होगा फिर जाके उनको मिलेगा। तो जब किसी का रिस्क कोई किसी चीज में ज्यादा उठा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज्यादा, और अगर हम उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न को फुलफिल नहीं करते तो हमारा शेयर का प्राइस डाउन जाएगा, हम अपनी ही वेल्थ खत्म करा देंगे क्या। आपको ये सब पता ही होगा, अगर कोई भी कंपनी के 51% शेयर एक ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स क्लेम करें तो कंपनी ही टेक ओवर हो जाती है। तो जनरली मान के चलो कंपनी ने 51 तो खुद ही होल्ड करके रखे होंगे, 49 कहीं ना कहीं इधर उधर दिए होंगे। तो आपने कुछ ऐसा कारनामा किया कि आप दिखा रहे हो उनका तो 49% का लॉस हुआ क्योंकि शेयर की वैल्यू डाउन हो गई, आपका 51 का हो गया, तो ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो जो भी उनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न है, चाहे वो कंपल्सन नहीं है उसमें आपको, बट आपको देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो उसकी कैसे कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, दैट वी विल स्टडी इन बोरिंग कॉस्ट टॉपिक। तो आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक टॉपिक है और उसका भी हम आज बेसिक लेवल ही करेंगे जिसके आपके पास नोट्स होंगे, दैट इज प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ओके, तो प्री या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के जो प्रॉफिट होते हैं उसको हम कैसे अंडरटेक करते हैं, कैसे उसको रिकॉर्ड करते हैं, वो किस नेचर के होते हैं, हम उसको डील कैसे करते हैं, वो हमको इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। व्हाट हैपन नॉर्मली, जितने भी आपके पास रिकॉर्ड्स होते हैं वो टोटल लेवल पे होते हैं जो आपने पूरे साल खर्चे किए या जो भी आपको इनकम मिली, फाइन। बट जब आप उसके बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो वो हमेशा इनकॉर्पोरेशन डेट से ही कैरी ऑन हो सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन डेट से कैरी ऑन हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसने टेक ओवर कर ली एक कंपनी XYZ लिमिटेड टेक ओवर कर ली एबीसी लिमिटेड ने, फाइन। और ये जो इन्होंने टेक ओवर करी, ये इन्होंने टेक ओवर करी 1 जनवरी 18 को, ओके, स्टार्टिंग ऑफ द कैलेंडर इन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया। बट इसको इनकॉर्पोरेट इन्होंने करवाया फाइनेंशियल ईयर से, बिकॉज अकाउंटिंग करनी थी तो 1 अप्रैल 18 से करी। ये वाला ईयर कंप्लीट कब होगा, 31 मार्च 19 तक। अब आपके पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो पूरे ये 15 मंथ्स के। तो आपको क्या करना होगा, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके रेवेन्यूज हैं वो आपको डिवाइड करने होंगे अमंग दीज 2 पीरियड्स, कि कौन से मेरे खर्चे प्री से रिलेटेड हैं और कौन से मेरे खर्चे पोस्ट से रिलेटेड हैं। ये आपकी बॉर्डर लाइन है जहां पर आपकी इनकॉर्पोरेशन हुई है, फाइन। जो भी प्री से रिलेटेड खर्चे होंगे उनका ट्रीटमेंट भी डिफर करेगा, इसलिए तो हमको ये कैटेगराइज करने की जरूरत है, नहीं तो जरूरत ही क्या है, पूरे के पूरे एक्सपेंस को P&L में डालो, स्टोरी होगा, ओके। और जो पोस्ट वाले हमारे एक्सपेंसेस या रेवेन्यूज हैं उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, बिकॉज वो तो अब आपके बिजनेस का पार्ट होगा, वो तो आपके रिकरिंग रेवेन्यूज एंड इनकम है जिसको आप डायरेक्टली P&L में लेके जा सकते हो, नो इशू। बट बाकियों की आपको डिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर आपको कोई चीज सस्ती मिल गई है तो हम उसको क्या बोलेंगे। अगर आपने बिजनेस टेक ओवर किया है 50 लाख रुपीस का, पर आप देखते हो आपको जो नेट एसेट्स मिले वो 60 लाख के, तो वो 10 लाख क्या होगा, कैपिटल रिजर्व होगा। और अगर वैसा वर्षा हो गया, गुडविल हो जाएगी। तो मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन की जितनी भी चीजें हैं वो आपकी बैलेंस शीट को इंपैक्ट करती है। क्या गुडविल बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, वो है इंटेंजिबल एसेट जो आप एसेट की फील्ड में लिखते हो। और कैपिटल रिजर्व इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, जो आप हेडिंग बाद में सीखोगे कैसे कंपनीज के बनाते हैं, ओके। तो ये दोनों चीजें हमारी बैलेंस शीट को इंपैक्ट डालती हैं। ये आपको पता ही होगा, जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं दैट इज रिलेटेड टू बैलेंस शीट, बिकॉज वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड किए जाते हैं कितने, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेगुलर होते हैं, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एंटरटेन करते हैं। तो इसी की हमको कैलकुलेशन किस बेसिस पे करनी है, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर ओनली। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा जिसको कॉर्पोरेट में बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L, ओके। तो हम पहले तो बहुत इंडिपेंडेंट थे कि P&L अकाउंट बनाया, टी शेप, जो भी एक्सपेंस है नहीं समझ आ रहा उसी नाम से लिख दिया, टू दिस एक्सपेंस।
पर इसके अंदर अब इन्होंने कैटेगरीज बना दी हैं। आपकी मर्जी से किसी भी एक्सपेंस का नामांकन नहीं हो जाएगा कि आपने कुछ भी उसका नाम रख दिया। ऐसे तो इतने नाम हो जाएंगे कि पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगा कि किस कैटेगरी में जाना चाहिए, इसलिए खुद ही डाल के भेजो। और उसकी लिमिटेड कैटेगरीज बनाई हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो उसके लिए एक रेसिडुअल कैटेगरी जरूर है जिसका नाम होता है अदर एक्सपेंसेस। अदरवाइज बाकी सबकी कैटेगरीज है। जैसे एक कैटेगरी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो अब आप उसको वेजेस दे रहे हो, सैलरीज दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर। उसका स्पेसिफाइड नोट है। अब ये सब चीज़ें हम आगे डील करेंगे जब मैं आपको पूरे फाइनल अकाउंट बताऊंगा। अब जस्ट मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। फाइन। तो आपने देखा P&L अकाउंट के अंदर जो खर्चे भी आते थे वो कौन से होते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट हम उसी हिसाब से उसको अपॉर्शन करते थे कि जो फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, जो एस्टेब्लिशमेंट के से पहले के खर्चे हैं, उन सबको हम ले ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड रिमेनिंग ऑल एक्सपेंस आर टू बी कैरिड डाउन इन P&L अकाउंट। वो सेल्स से रिलेटेड हो, वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, वो सब कहां पर आते हैं, P&L अकाउंट में आते हैं। ओके। सेल्स का अनदर नेम क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यस। और कुछ, किस नेम से जनरली आप लोगों ने कभी मूवीज वगैरह में देखा हो तो वही वर्ड ज्यादातर यूज होता है। वहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कोई नहीं बोलेगा, टर्नओवर। यस। तो उसको हम बोलते हैं टर्नओवर। इस पे बेस तो आपने कुछ रेशियोज भी पढ़ी होंगी, पढ़ी हुई हैं। कौन कौन सी रेशियोज पढ़ी हैं? हर चीज लिंक्ड है। ये मत सोचना रेशियो एनालिसिस थोड़ी कर रहे हैं सर, यहाँ पे क्यों लेके आ गए। हर चीज लिंक्ड है अकाउंटिंग के अंदर। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, जिसमें हम वेलोसिटी भी जिसको बोलते थे वो भी कैलकुलेट करते थे। ओके। तो यहां पर भी हमको इन सब बेसिस पे कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करना पड़ेगा। एक रीजनेबल एनालिसिस तो यही होता है। अगर मैं किसी लेमैन से पूछूं और अगर मैं आपसे उस टाइम भी पूछता तो आप ही बता देते कि अगर मेरे सारे के सारे एक्सपेंसेस टोटलिटी में है, सैलरीज मेरे को मिल गई 15 लाख रुपए सैलरी का खर्चा इन 15 मंथ्स का, बताओ प्री का कितना और पोस्ट का कितना। ठीक है, आपने तो इसको फटाफट डिवाइड कर दिया। तो आपने जिस बेसिस पे डिवाइड किया उस बेसिस को हम बोलते हैं टाइम बेसिस। फाइन। और दूसरा बेसिस वही होता है जो मैंने आपको बताया, दैट इज टर्नओवर या सेल्स बेसिस। क्योंकि कुछ खर्चे टाइम के हिसाब से नहीं होंगे, वो टर्नओवर के हिसाब से होंगे। अगर सेल जिस पीरियड में कम हुई है तो कम ही होंगे, वो कोई इक्वली नहीं होने वाले। ओके। तो उसको हम उस हिसाब से करते हैं। जैसे अगर आपकी फॉर एग्जांपल कैजुअल इंप्लॉई है या कैजुअल लेबर भी हमको उसको बोलते हैं, आपने इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। पर क्या परमानेंट स्टाफ है जिसको हम इंप्लॉय बोलते हैं वो भी वेरिएबल कॉस्ट होती है। पूरा दिन वो काम नहीं करेगा तो आप उसको पैसे नहीं दोगे, क्योंकि आज कस्टमर ही नहीं आया तो आपकी सैलरी भी कट गई। ऐसा होता है क्या? उसको तो हमको उस दिन की भी सैलरी देनी पड़ेगी। फाइन। तो वो तो एक पीरियड में इक्वली डिवाइड हो गया, चाहे सेल ज्यादा हो कम हो ना हो, उसको तो वो सैलरी देनी है जो उसकी सैलरी हमने बुक कर रखी है, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है। पर अगर कोई कैजुअल लेबर है, कैजुअल इंप्लॉय होगा, तो उसको हम क्या अकॉर्डिंग टू पीरियड देंगे, या उसको कुछ प्रोडक्शन पे बेस्ड या कुछ सेल्स पे बेस्ड हम देंगे? उसको सेल्स पे बेच देंगे। तो उसमें हम वो वाली टर्नओवर को यूज करते हैं। स्टार्ट करो लिखना इस टॉपिक के बारे में, उसके बाद हम साथ साथ इसको डिस्कस करेंगे। हेडिंग डालो प्रॉफिट और लॉस, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। when a business is taken over at some earlier date than date of incorporation, that period is termed as pre-incorporation period. Similarly, after receiving certificate of incorporation, business
gets its legal status and period afterwards is termed as post incorporation. फाइन. तो जो पीरियड आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले होगा उसको हम प्री इनकॉर्पोरेशन बोलेंगे. अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ उससे पहले का पीरियड, और जब इनकॉर्पोरेट हो चुका होगा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लीगल स्टेटस मिलेगा, उसके बाद जो भी एक्टिविटीज होंगी दैट विल बी डेल्ट अंडर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. सो जनरली when a running business is took over and incorporation of new company or existing company having this न्यू बिजनेस. और न्यू कंपनी भी हो सकती है जो पहली बार आपके बिजनेस को टेक ओवर कर रही है, अभी कुछ नहीं करती थी, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बिजनेस करती थी और आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी थी. ऐसे बहुत सारे आप देखते हो आजकल कंपनीज मर्ज हो जाती हैं या वो टेकन ओवर हो जाती हैं. तो जब उन्होंने आपका पूरा रनिंग बिजनेस टेक ओवर कर लिया तो बिजनेस तो वो फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देंगे, वो अपना रेवेन्यू नहीं लूज कर सकती बिकॉज सारे खर्चे चल रहे हैं. ऐसा नहीं होगा वो उनका स्टाफ चेंज हो जाएगा, वो एज इट इज चलेगा, उनको सैलरी बस वहाँ की जगह वहाँ से क्रेडिट होगी उनके अकाउंट में. तो आप बिजनेस को नहीं रोक सकते कि अभी तो हम पहले लीगल स्टेटस में कन्वर्ट कराएंगे, उसको 2 महीने लगेंगे, तब तक बिजनेस सारा बंद. जो उनकी गुडविल बनी भी होगी वो भी जीरो हो जाएगी. तो कभी वो उस पर रिस्क नहीं ले सकते, बल्कि कई इन्वेस्टर्स को या कई बायर को तो पता भी नहीं चलता कि ये बिजनेस टेक ओवर हुआ है. वो बाद में कभी कभी पता चलता है अच्छा इसका लीगल स्टेटस चेंज हो गया. ओके, तो वो पता भी नहीं चलता. आपने एक नाम सुना होगा फन सिनेमास का, अभी भी ऑपरेट करता है बट बड़े छोटे से लेवल पे, अब शायद कुछ ही उसके वो हैं थिएटर्स है. उसको कन्वर्ट करा किसमें, उसको किसने टेक ओवर करा, सिनेपोलिस. सुनो हुआ नेम आपने. तो क्या उस थिएटर को बंद कर दिया कि 2 महीने तो अभी टेक ओवर का प्रोसेस चलेगा, सिनेपोलिस का लीगल नेम रजिस्टर्ड होगा, तब तक ऐसे ही करो. तो वो फन सिनेमास के नाम से चल रहा था, बट आपको थोड़ी वो बताएंगे. ओके, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टिकट खरीदनी है, मूवी देखना है, वापस आ जाना है. पर उनके जो प्रॉफिट और लॉसेज हैं जो पहले हुए होंगे, प्रॉफिट या लॉसेज कुछ भी हुए, उसको वो कैसे अकाउंटिंग करते हैं, तो वो हम इधर बैक एंड वेब सीख रहे हैं कि एक्चुअल में उसकी क्या अकाउंटिंग होती है. और एग्जिस्टिंग कंपनी हैविंग दिस न्यू बिजनेस द एक्सपेंसेस और रेवेन्यू needs to be bifurcated between these two periods. तो आपको वो बाइफरकेट करने पड़ेंगे, डिवाइड करने पड़ेंगे बिटवीन दीज 2 पीरियड्स, इन दोनों पीरियड्स के बीच में. फाइन. Written. For bifurcation we follow ratio approaches, namely टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो. It is a ratio which is generally followed
when expenses या revenues are occurred uniformly over accounting period। तो जब आपको लगता है कि ये जो एक्सपेंस है यूनिफॉर्मली होता होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कभी ज़्यादा और कभी कम, तो आप फॉलो करोगे टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, when some expense is linked to turnover / sales, we follow sales ratio। Important note, if some specific information is written regarding some question, it has to be followed blindly, overriding all earlier concepts। तो जब हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेकरिंग नेचर के हैं और यूनिफॉर्म ही होते हैं, तो हम उसको टाइम बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। आपका जितना प्री का पीरियड उतना प्री का एक्सपेंसेस हम रिकॉग्नाइज करेंगे और पोस्ट वाले पीरियड में उतना कर देंगे। अगर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आपको लगता है कि सेल्स की वजह से ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इस पीरियड में सेल्स ज़्यादा है और तभी वो होते हैं, तो ऐसे अगर कोई एक्सपेंसेस होंगे हम उनको सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। अगर आपकी प्री में कोई सेल्स ही नहीं आई तो आप उसको यूनिफॉर्मली थोड़ी मान के कर लोगे, आपको एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉग्नाइज हो जाएगा प्री में, जो बिल्कुल क्लियर ओके नहीं होगा। और इंपॉर्टेंट नोट, ये खाली इसी चैप्टर की बात नहीं है, पूरे कोर्स की बात है। अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको दी होती है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आपको वो फॉलो करनी है ब्लाइंडली, वो आपको पूरी एज इट इज फॉलो करनी है, ओवर राइडिंग क्या आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, बिकॉज उस क्वेश्चन में मार्क्स उसी चीज के। अगर आपको ऐसे ये भी बोल दे कि एक क्वेश्चन है नहीं करने के 10 मार्क्स हैं, तो करके नहीं आना हमको कि क्वेश्चन दिया और कर रहे हैं। अगर उन्होंने लास्ट में लिख दिया ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना तो 10 मार्क्स मिलेंगे। तो जो उन्होंने कंडीशन लिखी थी आपको वही फॉलो करनी है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर कोई भी कॉन्सेप्ट आपके वहां पे वर्क नहीं करेंगे। एसम्पशन वहां पे वर्क करती है जहाँ क्वेश्चन साइलेंट है या कुछ नहीं दिया हुआ। जब उन्होंने ऐसा कुछ दे दिया स्पेसिफिकली, फिर वही फॉलो करो, चाहे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ओवरराइड कर रहा है या जो आपने पढ़ा हुआ है किसी कॉन्सेप्ट में वो ओवरराइड कर रहा है, आपको वही फॉलो करना है। फाइन, ये मैं अब आपको आगे नहीं बताऊंगा, हर कॉन्सेप्ट में ही है, हर चैप्टर में ऐसे ही होगा अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। नोटेड, ओके। एक हमारे क्लास का और भी पैटर्न होता है स्टडी का, मैं कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ क्वेश्चंस कराने के बाद उसी का सिमिलर जो मेरे को लगता है आप आराम से कर सकते हो, और यूजुअली हमेशा अराउंड 50% स्टूडेंट्स कर भी लेते हैं, वो मैं लाइव टेस्ट के थ्रू आपको देता हूं, जो जनरली पेपर का ही क्वेश्चन होगा। मैंने कोई खुद नहीं बनाया हुआ, वो एग्जाम में ही क्वेश्चन आया है और आपको यहाँ पर एज एन एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट मोड, तो आपको बिल्कुल उसको ऑनेस्टली से उसको अटेम्प्ट करो, चाहे जितना भी हो ना हो, आपको पता, आप खुद असेस कर पाओगे कि आपके एग्जाम में के लिए कैसी प्रिपरेशन इस टाइम है। तो वो मैं आपको लाइव टेस्ट क्लास में दूंगा, तो आपको वो टेस्ट करना पड़ेगा। अराउंड 10-15 मिनट्स के क्वेश्चन होगा, मैं यहीं पे बैठ रहूँगा, वहीं पे बैठोगे, जैसे जैसे आपको किसी का सोल्यूशन होगा वो मेरे को यहाँ पे लाके दिखाएगा, मैं उसको बताऊंगा कि कैसे है। मैं रैंडम किसी से भी कॉपीज ले सकता हूँ। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। नोट्स आप लोग निकालिए। तो जनरली जब हम प्रॉफिट और लॉस प्री और पोस्ट की बात करते हैं, तो यहां पर हमको जो स्टेटमेंट बनाती होती है वो P&L की होती है, तो ट्रेडिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑलरेडी वहां पर एडजस्ट हुए हुए आपको मिलते हैं, और अगर नहीं हुए होंगे तो हम उसको भी कॉरस्पॉन्डिंगली डील करेंगे। तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की बात करें, आपके पास प्रॉफिट हुआ, अभी भी माइंड में मेरे वही डाटा है और आपके भी वही होना चाहिए, वो 15 डेज वाला, 15 मंथ्स वाला, जिसमें 3 मंथ्स का पीरियड क्या था, प्री वाला, और 12 मंथ्स का आगे क्या था, पोस्ट वाला। ओके,
तो अगर आपको पता चल गया इतने मंथ्स के पूरे पीरियड का ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, तो आप उसको किस बेसिस पे लिंक करोगे? क्या हम टाइम बेसिस पे कर देंगे कि 15 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो 3 लाख हो गया प्री का पीरियड, जनवरी फरवरी मार्च, और अप्रैल से लेके अगले साल की मार्च तक वो बाकी अमाउंट हो गया? इज इट लाइक दैट? नो। आपको पता है हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो लिंक्ड सेल से होता है, आप उसकी के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी कैलकुलेट करते हो। ओके तो जब आपको बिजनेस में रेशियोज देनी होती हैं तो आप कुछ रेशियो से ही कोई भी पर्सन आपके पूरे बिजनेस को एनालाइज कर सकता है, आप अपने बिजनेस में किस रेशियो पे प्रॉफिट अर्न करते हो। अगर आपने उसको जीपी रेशियो दे दी तो वो समझ जाएगा इनको जनरली कितना मार्जिन होता है, और अगर वो एनपी रेशियो तक पहुंच गया फिर तो उसको पूरा ही पता चल जाएगा। एनपी रेशियो में भी तो डिनोमिनेटर में सेल्स ही आती है, तो पता चल जाएगा कि आप 2.5 लाख रुपए कमाते हो और आपने 25 लाख रुपए का सामान रखा हुआ था, मतलब सामान बेचा था, तो इसका मतलब जो आपका बिजनेस है वो आपको 10% की रिटर्न ला के देता है। हो गया ना 10%, तो उससे उसने एसेस कर लिया, तो वो सेल्स पे डिपेंड होता है। तो सिमिलरली यहां पर भी जो ग्रॉस प्रॉफिट और या लॉस होगा उसको हम किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे? सेल्स रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। बट इफ डाटा इज इनसफिशिएंट, अगर आपको सेल्स का डाटा ही नहीं दिया तो जो बेस्ट लेवल हो सकता है सेल्स से मिलता जुलता हम उस पर जाएंगे। वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन द रिस्पेक्टिव पीरियड इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर। अगर नहीं हुआ, हम सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, अगर नहीं हुआ तो हमारे पास क्या सेकंड प्रेफरेंस है? तो हम उसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से एसेस करेंगे। और टाइम रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इन द रिस्पेक्टिव पीरियड इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर भी नहीं है आपके पास और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही नहीं है, तो थर्ड प्रेफरेंस में तो हम और कुछ कर ही नहीं सकते। जब आपके पास टर्नओवर है ही नहीं तो उसकी रेशियो कैसे बनाओगे? जब आपको ये नहीं पता पहले 3 महीने में कितनी सेल थी, बाकी 12 मंथ्स में कितनी थी, तो सेल तो रेशियो बन ही नहीं सकती। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी नहीं है, उसकी भी नहीं बन सकती। तो अल्टीमेटली अब हमको फिर टाइम रेशियो में उसको पुट करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ऑल्दो वो परफेक्ट मोड है नहीं, बट आपको काउंटिंग तो कंप्लीट करनी है ना, तो हम उसको वैसे करते हैं। फाइन। नेक्स्ट, वेरिएबल एक्सपेंसेस लिंक्ड विद टर्नओवर। जो भी ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो टर्नओवर पे लिंक्ड है, मतलब सेल बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ते हैं, और सेल कम होती है तो खर्चे भी वो कम होते हैं, और नहीं होती तो नहीं भी होते। ओके तो उसको हम सेल्स रेशियो के अमंग ही डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल, कैरेज, सामान लाओगे तभी ना जब आगे बिकने की प्रोस्पेक्ट्स है। कार्टेज आउटवर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, कमीशन टू सेलिंग एजेंट को कमीशन तभी मिल रही है जब कोई वो कुछ चीज बेच रहा है, तो उसी बेसिस पे उसके एक्सपेंस को भी हम डिवीजन करेंगे। ट्रैवलिंग एजेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, बैड डेट, ब्रोकरेज, सेल्स प्रमोशन, ये सब के सब सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस हैं, तभी ये आपके P&L अकाउंट में भी आते थे एज अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हेड के अंदर। तो ये सारे के सारे खर्चे यूजुअली होंगे ही तभी जब सेल्स हो रही हैं, तो इसको मैं टाइम के बेसिस पे नहीं कैटेगराइज कर सकता। हो सकता है आपके पोस्ट वाले में दिवाली वगैरह के सीजन आ गए, कुछ फेस्टिवल सीजन आ गया जब बहुत ज्यादा सेल हुई, और मैं इसको इक्वली डिवाइड कर दूं तो इट्स नॉट करेक्ट। जनवरी फरवरी मार्च में ऐसा कुछ फेस्टिवल नहीं होते, तो वो एक डंप टाइम है। ओके वो एक ऑफ सीजन है, तो मेरे को उसको इक्वल नहीं डिवाइड करना, मैं उसको पोस्ट वाले में ही डिवाइड करूंगा, बिकॉज वो उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉमन चार्जेस। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन रहेगी, चाहे आप काम ज्यादा करो या कम करो या ना करो, उस पर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या लैंडलॉर्ड हमसे रेंट ज्यादा मांगना शुरू कर देगा अगर वो देखेगा इस बार तो इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, बहुत इनकी सेल्स हुई है, कि उसका रेंट वही रहेगा जो एग्रीड है एज पर द एग्रीमेंट, तो वो तो एग्रीड ही है। तो अगर किसी का रेंट 1,50,000 है तो आपको हर मंथ में 10-10 हज़ार ही एलोकेट करने हैं। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि इन मंथ में सेल ज्यादा हुई है तो रेंट का एक्सपेंस ज्यादा चार्ज कर दूं, बिकॉज दीज आर फिक्स्ड कॉमन चार्जेस। तो और क्या क्या हो सकते हैं? सैलरीज, इधर वेजेस नहीं लिखा या कैजुअल वेजेस नहीं लिखा, सैलरीज इज अ फिक्स्ड एक्सपेंस, वो आपको देना ही है किसी को, रिस्पेक्टिव ऑफ वो कितने गुड्स बनाता है, कितने सोल्ड करता है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो अभी आपके प्रिंटिंग वगैरह के खर्चे हैं, टेलीफोन, टेलीग्राम एंड पोस्टेज, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी ओवर अ पीरियड अकर करता रहेगा। ऐसा नहीं होता कि आप कह रहे हो हमारे एसेट तो वर्क ही नहीं कर रहे, खाली पड़े हुए, मशीनरी में प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, तो डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा, तो डेप्रिसिएशन बट साइमल्टेनियसली लगता ही रहता है। ओके ब्रोकरेज, सेल्स प्रमोशन तो अच्छा उससे रिलेटेड थे। मिसलेनियस एक्सपेंस, अब मिसलेनियस मैंने आपको बोला था लास्ट कैटेगरी है, जिसमें आपके पास कुछ भी नहीं होता तो आप उसको मिसलेनियस में डाल देते हो और अल्टीमेटली आप उसको फिक्स कॉमन चार्जेस के हिसाब से डिवाइड करते हो। तो हम टर्नओवर बेस नहीं लेंगे जब हमको कुछ भी नहीं पता, हम उसको लेंगे टाइम पीरियड बेस। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर मैं किसी लेमैन से पूछूं एक फंड्स हैं उसको आपको एलोकेट करना है 15 महीने में, 3 महीने अलग, 12 अलग, तो वो उसको मंथ्स बेसिस पे ही कर देगा, जिसको हम टाइम रेशियो बोलते हैं। कुछ नहीं अगर हमको पता वो एक्सपेंस के नेचर का पता ही नहीं चल रहा सब कुछ चेक करके, तो आप उसको सिमिलरली टाइम रेशियो में डिवाइड कर दोगे। आगे के एक्सपेंसेस देखो, वैसे हम क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। एक्सपेंसिव अंडरलाइन करो, एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड।
कुछ खर्चे हैं जो हैं ही प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड से रिलेटेड। ओके, आपने कोई एडवोकेट हायर किया या कोई भी पर्सन किया जिसने आपको वो डील सैंक्शन करवाई, ओके, वो आपको फ्रेंचाइज अवेलेबल कराई, आपने बिजनेस टुक ओवर किया, तो वो तो पहले के खर्चे हैं ना, तो वो सारे तो हैं ही प्री इनकॉर्पोरेशन के, तो उसको क्या मैं कुछ पार्ट पोस्ट में नहीं डालूंगा, वो तो सारा का सारी प्री में जाएगा। ओके, ऐसे कोई अगर आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिला जो पक्का पता है मिला ही पोस्ट में, तो क्या उसको भी डिवाइड कर दोगे पूरे पीरियड में? वो तो जाएगा ही पोस्ट में। तो जो एक्सक्लूसिवली रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो जिस पीरियड के होते हैं वहीं पे एलोकेट हो जाते हैं। तो बाकी को अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस पे आते हैं जो अभी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, लॉयन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2018, तो ये इनकी इनकॉर्पोरेशन डेट है। टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ मैसर्स हैप्पी विद एसेट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, तो उन्होंने रनिंग बिजनेस कब से ले लिया? 1 अप्रैल से, बट वो लीगल स्टेटस प्रोवाइड नहीं करा पाए टिल 1 अगस्त। द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 19। अगर मैं इसकी टाइमलाइन बनाऊं तो कैसे वर्क करेगी? 1 अप्रैल 18 यहां पे टुक ओवर हुआ बिजनेस, एंड 1 अगस्त 18 यहां पे इनकॉर्पोरेशन हुई बिजनेस की, और ये आपकी क्लोजिंग डेट। ओके, ये वाला बेसिकली पीरियड हो गया प्री पीरियड, एंड दिस पीरियड इज नोन एज पोस्ट पीरियड। द एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months, द एवरेज मंथली सेल्स during the first 4 months of the year was twice the average monthly sales during each of the remaining 8 months. ओके, तो जब आपने टुक ओवर किया था बिजनेस, तब स्टार्टिंग के 4 महीने में सेल वो डबल थी जो बाकी के 8 महीने में थी। मतलब आप मान सकते हो रिमेनिंग 8 मंथ्स में हाफ सेल्स थी जो शुरू के 4 मंथ्स में थी। फाइन, जबकि हमारा एज पर पीरियड कितने कितने मंथ्स का डिवीजन हो रहा है? 3 और 9 का, और वो सेल्स की बात कर रहे हैं, पहले 4 मंथ्स में डबल थी और रिमेनिंग 8 में डिफरेंट थी, तो वो 3 और 9 नहीं है, तो उसको हम उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? एक तो टाइम रेशियो निकालो एंड सेल्स रेशियो निकालो फॉर प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। फाइन, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टाइम रेशियो। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, कहां से कहां तक का पीरियड प्री इनकॉर्पोरेशन का है? 1 अप्रैल 18 टू 31 जुलाई 18, या 1 अगस्त भी लिख सकते हो। अच्छा, 4 मंथ्स ही है ना इसमें तो। ओके ओके, तो कितना हो गया? 4 मंथ्स, तो फिर तो इजी हो गया क्वेश्चन है। ओके, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1 अगस्त से लेके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। सो रेशियो क्या आ जाएगी? टाइम रेशियो 4:8। आप इसको लीस्ट लेवल पे लेके जाओगे, दैट इज 1:2। मतलब जो अब एक्सपेंडिचर ओवर द पीरियड अकर करने वाले होंगे, मैं उसको 1:2 में डिवाइड करता रहूंगा। ओके, नेक्स्ट सेल रेशियो। इसमें उन्होंने बोला शुरू के 4 मंथ्स में ट्वाइस सेल है, देन रिमेनिंग 8 मंथ्स। तो हो सकता है जो पुरानी वाली कंपनी है उनकी गुडविल बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छे से बिजनेस को इस लेवल पे छोड़ के गए थे कि उनकी नेम तक तो बहुत अच्छा चला, जैसे ही इनकॉर्पोरेट हो गई और उसके बाद आपकी गुडविल फॉल हुई और बिजनेस भी थोड़ा सा स्लो हो गया। तो इसमें हम सेल्स रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट एवरेज मंथली सेल्स बी एक्स। तो प्री में कितने आपके पास पीरियड है? कितने मंथ्स हैं? 4 मंथ्स, और हर मंथ की सेल कितनी है? ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल्स ऑफ द रिमेनिंग पीरियड। तो इसको हम लिखेंगे 4 × 2x, ओके, इज टू 8 × 1x, क्योंकि आगे के पीरियड में तो नॉर्मल सेल्स ही है। दिस कम्स टू 8x इज टू 8x, देयरफॉर सेल्स रेशियो इक्वल टू 1:1।
तो चाहे टाइम डिफर कर रहा है बट सेल्स रेशियो के हिसाब से बिल्कुल इक्वल वो रेशियो बन रही है। तो जोन से एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो के हिसाब से बाइफरकेट होंगे, कैटेगराइज होंगे, वो हमको सीधा 50-50% अपॉर्शन कर देने हैं इन प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड, ऑल्दो प्री पीरियड इज ऑफ ओनली 4 months एंड पोस्ट पीरियड इज ऑफ 8 months। तो इस तरीके से हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जो बहुत लॉजिकल मेथड है प्री इनकॉर्पोरेशन या उसके बाद के प्रॉफिट्स को एंटरटेन करने का। हम उसको यूनिफॉर्मली नहीं ले सकते। फाइन, कोई डाउट है तो उसमें आप पूछिए। देखो 4 इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मंथ्स असाइन टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितने मंथ्स हैं? 4। और उससे रिलेटेड सेल कितनी है? अगर हमने एवरेज एक मंथ की सेल x मान ली तो हमको क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर गिवन है कि एवरेज मंथली सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months ऑफ द ईयर वाज ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल ड्यूरिंग ईच ऑफ द रिमेनिंग 8 months। तो फर्स्ट 4 month में वो सेल कितनी हो जाएगी? ट्वाइस x, 2 into x। और सिमिलरली लेटर 8 months में वो कितनी रहेगी? 1x। तो आप इसको अगर कंप्यूट करोगे तो इट कम्स 8x is to 8x, दैट मीन्स 1:1 आपकी सेल्स रेशियो कैलकुलेट हो जाएगी। फाइन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। और इससे पहले अब हमको कुछ एक्सपेंसेस को और टैकल करना पड़ेगा। वापस आओ फर्स्ट पेज पे। ये बस एक रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था तो इसको हम इजीली कर सकते थे। हमने बात करी थी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड ओनली एक्सक्लूसिवली। तो अगर आपने कुछ लोन वगैरह लिया था वेंडर से ही, जिससे बिजनेस ले रहे हो उसी से आपने लोन ले लिया, ओके, क्योंकि उसको पेमेंट करनी है। जनरली ऐसे भी होता है, वो अपनी बुक्स में लोन दिखा देगा और आप अपनी बुक्स में दिखाओगे कि आपको पे करना है, आपके ऊपर लायबिलिटी है, उसके ऊपर एडवांस है, तो आपको उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल। वेंडर का मतलब होता है सेलर। ये वो कंपनी सेलर है जो अपना बिजनेस आपको ट्रांसफर कर रही है और आप उसके बिजनेस को टुक ओवर कर रहे हो। चार्ज टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड बट इफ द परचेज कंसिडरेशन इज नॉट पेड, टेकिंग ओवर तक भी आपने पूरा परचेज कंसिडरेशन उसको पे नहीं करा, ऑन टेकिंग ओवर ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड इज चार्ज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। देखो कितना लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। आपने अपनी सेलिंग कंपनी से जिसने आपको बिजनेस सेल किया है, अब परचेज कंसिडरेशन ज्यादा बन रहा था, हो सकता है आपके पास 80% था उस टाइम अवेलेबल, वो आपने पे कर दिया और बाकी आपने बोला एज अ लोन दिखा दो। तो जब लोन है तो वो इंटरेस्ट भी लेगा, ओके। और वो आप लोन पे भी नहीं कर पाए पूरा इनकॉर्पोरेशन डेट तक भी, वो और भी आगे खींच गया। तो जब तक आप उसको पे नहीं करोगे तब तक वो प्री पोस्ट में घूमेगा, अदरवाइज वो सारा एक्सपेंस रिलेटेड टू प्री है, ओके। तो आपको उस खर्चे को अगर परचेज कंसिडरेशन तक पे कर देते हो तो आप उसको प्री में दिखाओगे। आपने इंटरेस्ट पे करना है वेंडर को ऑन द कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम हिम, जो आपने उससे पैसे लिए हैं। तो आपकी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो परचेज कंसिडरेशन रिलेटेड आपने लोन है, तो जहां पर परचेज कंसिडरेशन की जो लास्ट डेट है आप उसको पे भी कर दो, मतलब इनकॉर्पोरेशन की डेट। बिकॉज हम बिजनेस तो पहले टुक ओवर कर लेते हैं, पर इनकॉर्पोरेशन डेट यूजुअली 2-3 मंथ्स के बाद आती है, तो हम वहीं तक उसको पूरा एक्सपेंस को चार्ज करेंगे अगर हमने पे कर दिया। पर लोन का तो सिनेरियो ये होता है, जब तक आपने उसको पे नहीं किया इंटरेस्ट कीप ऑन रिकरिंग। तो अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद भी इंटरेस्ट चार्ज होता चला जा रहा है तो वो बाद वाला इंटरेस्ट आप सब्सिक्वेंट पीरियड में लोगे, ओके, बिकॉज वो इनकॉर्पोरेशन के बाद वाला खर्चा है, वो पहले का नहीं है। पहले का खर्चा तो हमने पहले ले लिया। फाइन, नेक्स्ट एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, चार्ज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, एब्सोल्युटली। तो जो पोस्ट से रिलेटेड खर्चे हैं वो होंगे भी चार्ज पोस्ट में। जो भी ऐसे खर्चे जो आपने कंपनी फॉर्म किया उससे रिलेटेड है, जो पोस्ट में आपको एडवांटेज देंगे, पहले बिजनेस करने में कोई खर्चा नहीं हो रहा, ठीक है। आपने टुक ओवर रनिंग बिजनेस कर लिया, वो तो कर रहे हो, अब जो खर्चे हैं वो उसके लिए हैं जो हमको इनकॉर्पोरेशन के बाद की चीजें करनी है, तो दैट वुड बी पुट अंडर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। जैसे फॉर्मेशन एक्सपेंस, ये फॉर्म, ये कंपनी फॉर्म इसलिए हो रही है कि अब आगे लीगल स्टेटस लेके उसको कैरी डाउन करो, तो इट इज रिलेटेड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जनरली आप डिबेंचर इशू ही तब कर सकते हो जब आपके पास अपना लीगल स्टेटस हो, तो जब डिबेंचर इशू ही आफ्टर इनकॉर्पोरेशन होंगे तो जो उसका इंटरेस्ट आपको पे करना होगा, बल्कि वो तो उसके भी बाद पे करना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर को, तो क्या उसका कुछ पार्ट प्री में डाल दोगे क्या? उसका तो प्री से कोई लिंक ही नहीं है, वो तो सारा एब्सोल्युटली रिलेटेड टू पोस्ट ही है। डायरेक्टर फी, डायरेक्टर इनकॉर्पोरेशन से पहले डायरेक्टर को उसकी पोजीशन मिल जाएगी रिटर्न वे में, चाहे बैठा तो आप किसी को भी दो कि आप मैनेजर और डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, वो वर्बली चल रहा है, वो ओरली चल रहा है, पर लीगली तो वो कोई पोजीशन होल्ड नहीं करता ना। तो इनकॉर्पोरेशन होगी, कंपनी का लीगल स्टेटस, चार्टर बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसके बाद तो एक पर्सन को पोजीशन देंगे, तो जो डायरेक्टर की फी भी है वो भी क्या होगी? एब्सोल्युटली पोस्ट। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, उसी की रेम्यूनरेशन, सैलरी वगैरह, वो भी हम वहीं पे करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अब इसके नेम के आगे प्रिलिमिनरी लिखा है, पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू व्हाट क्या है? रिलेटेड टू किसके है? ये कंपनी फॉर्म के है, और कंपनी फॉर्म करने के बाद आपको उसके एडवांटेजेस मिलेंगे, तो दैट वुड आल्सो पुट इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड।
शेयर इशू एक्सपेंसेस, अब शेयर भी आप तभी इशू कर सकते हो जब आपको लीगल स्टेटस एक्वायर हो चुका होगा, अब उससे रिलेटेड प्रमोटर को आप पैसे दे रहे हो, अंडर राइटिंग कमीशन दे रहे हो, या जिस भी नेचर से आप शेयर इशू कर रहे हो उसके बड़े सारे मोड रहते हैं, आपने शायद पढ़े होंगे। आईपीओ मोड है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, आप राइट इशू कर सकते हो, आप ई आईपीओ कर सकते हो, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो वो सबके जैसे जैसे खर्चे होते हैं, प्रोस्पेक्टस वगैरह के खर्चे जो भी हैं वो सब आप पोस्ट में उसको लेके जाओगे। सिमिलरली अंडर राइटिंग कमीशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अलाउड? नो। तो यहां पर सिक्योरिटीज रिजेंबलिंग टू डिबेंचर्स बेसिकली, ओके। ये कंपनीज एक्ट 2013 की मेजर अमेंडमेंट थी, मेजर चेंज था कि उन्होंने इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट को प्रोहिबिट ही कर दिया। तो देखो अब हम लॉ भी थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, तो वो सब चीजें हमको लिंक में आनी चाहिए, क्योंकि क्या होता था ऐसे, एक कंडीशन होती थी जो सेबी ने लगा रखी थी कंपनीज के ऊपर, दैट यू हैव टू मिनिमम सब्सक्राइब फॉर 90% ऑफ योर इशूड शेयर कैपिटल। अगर वो आपको सब्सक्रिप्शन नहीं अचीव होता देन योर शेयर विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। तो ये छोटी छोटी कंपनी जिनमें बिजनेस की बहुत कैपेबिलिटीज नहीं थी, बहुत रेपुटेशन नहीं थी, ये करते क्या था, इंडियन इन्वेस्टर छोटे से लालच में फंस जाता है, वो उसके शेयर को कुछ डिस्काउंट में देते थे, तो लोग सोचते थे डिस्काउंट में मिल रहा है, कुछ टाइम बाद ही जब वो स्टॉक मार्केट में जाएगा, सेकेंडरी मार्केट में, तो वो पार पे तो आ ही जाएगा, तो उतना तो गेन वो एज्यूम ही कर लेते थे, पर होता उसका उल्टा था। कई बार वो डिस्काउंट से भी नीचे जाना शुरू कर देता था। ओके, मान लो 40 रुपीज का शेयर आपको 38 पे इशू हो गया, तो वो 38 से भी नीचे फॉल करना स्टार्ट कर जाता था, जिसके ऊपर स्टेप्स उठाए सेबी ने, और उसके बाद कंपनी से 13 के थ्रू, लॉ के थ्रू वो प्रोहिबिट ही कर दिया कि नाउ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इज प्रोहिबिट। आप पार पे करो, और आपको अगर लगता है आपकी कंपनी बहुत अच्छी रिप्यूटेड है तो जितना मर्जी प्रीमियम करो, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। फाइन। सिमिलरली जो डिबेंचर्स है उधर तो श्योरिटी रहती है, इसीलिए हम डिबेंचर होल्डर्स के लिए एक डीआरआर बना लेते हैं, डीआरआई बना लेते हैं, सब आपने पढ़ा होगा। तो उनका काफी अमाउंट तो वैसे ही उधर सेट हो चुका होता है, और बाकी भी जो उसकी रिडम्पशन भी है वो भी एक अमाउंट एसर्टेन्ड है पहले ही। तो जैसे आपका एफडीआर होता है, आपको आज की डेट पे पता है फ्यूचर में कितना मिलेगा, मोर और लेस डिबेंचर होल्डर को भी उतनी अनसर्टेनिटी नहीं होती, अनटिल अनलेस कंपनी पूरी फ्रॉड में चली जाए, बंद हो जाए। ऐसे तो फिर आज के टाइम में आप पढ़ रहे हो, बैंक भी आपके पैसे को, उधर भी आपको लॉस हो सकता है, तो वो तो वहां पर भी फिर रिस्क तो रहता ही है। ओके, जब पैसे आपके घर से गए तो रिस्क तो वहीं स्टार्ट हो गया, तो चाहे वो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज है बैंक की भी, बट स्टिल उसमें भी रिस्क है। ओके, तो इसलिए डिबेंचर होल्डर्स को डिस्काउंट वाला उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं लेके आए, बिकॉज दे नो डिबेंचर होल्डर एट अ सेफर साइड, तो वहां पर उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज ऑडिट फीस, यहां पर अब हमारा काम स्टार्ट होता है। फॉर्मेशन और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है? बहुत सिमिलर है दोनों चीजें, बहुत डिफरेंस तो नहीं है, पर जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम उस फीस की बात करते हैं जो आरओसी वगैरह को जाती है, और प्रीलिमिनरी का मतलब है जो हम प्राइवेटली लोगों को दे रहे हैं, प्रोस्पेक्टस छाप रहे हैं और जो प्रोमोटर वगैरह को दे रहे हैं, तो वो चीजें प्रीलिमिनरी होती हैं। ओके, फॉर्मेशन का मतलब जो आपका फीस स्ट्रक्चर है, आपको जिस कंपनी को फॉर्म करना है, कितनी ऑथोराइज कैपिटल लेनी है, उस हिसाब से जो फीस स्ट्रक्चर होता है। लॉयर्स वगैरह को दे रहे हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट, हाँ, वो भी आप उसी के अंदर लोगे, किसमें आएगा? प्रीलिमिनरी में लोगे, कि जो भी आप उनकी हायरिंग करके जो भी उनको फीस दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑडिट फीस, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर कंपनीज ऑडिट अंडर द कंपनी एक्ट, फॉर टैक्स ऑडिट अंडर द सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अभी तो आपको यही नहीं पता एज सच ऑडिट होता क्या, पर कुछ कुछ पता होगा, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास एक ही यूनिक पावर है, दैट इज ही कैन ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट इन इंडिया। उसको इंडिया में ऑडिट करने के लिए खाली सीए के पास ही पावर है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको ये यूनिक पावर देता है। बाकी हमारे बाकी जगह कॉम्पिटिटर भी हैं, उसमें हम ही यूनिक हैं ऐसा नहीं है, पर ऑडिट खाली हम ही कर सकते हैं, ये पक्का है। अगर कोई टैक्सेशन कंसल्टेंसी देनी है तो सीए भी दे रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरीज भी दे रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी दे रहे हैं, एडवोकेट भी दे रहे हैं, जो इनमें से कुछ भी नहीं है वो भी दे रहे हैं। ओके, जो जस्ट ग्रेजुएट है वो भी टैक्स कंसल्टेंसी फर्म्स अपनी ओपन कर चुके हैं या करते हैं वो भी। अकाउंटिंग भी ऐसा कोई भी कर सकता है, पर ऑडिटिंग ही एक ऐसा एस्पेक्ट है जो खाली सीए ही कर सकता है। वहां पे सीए की रिप्लेसमेंट के किसी के सिग्नेचर वर्क नहीं करेंगे, खाली सीए कर सकता है। तो उसी हम ऑडिट फी की बात कर रहे हैं। अब ऑडिट सुनने में तो एक वर्ड है, बहुत टाइप के ऑडिट होते हैं। ऑडिट को 1 2 3 कैटेगरी नहीं है, हो सकता है आप अपने पूरे लाइफ टाइम की प्रैक्टिस करते हो, आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह से मिलोगे, कितने ऐसे सीए हैं जिन्होंने अपने पूरे लाइफ टेन्योर तक सारे ऑडिट भी नहीं किए, उनको कभी ऐसा मिलता ही नहीं हर तरीके का ऑडिट, तो वो कर भी नहीं पाते। हो सकता है आपको आर्टिकल्स में भी सारे ऑडिट का एक्सपोजर ना मिले, आप तो हर चीज का, बिकॉज वो ऑडिट फॉर्म कर देते हैं। अभी इन्वायरमेंटल ऑडिट भी स्टार्ट हो चुका है, वैसे तो काफी टाइम हो गया बट वो भी हो चुका है। वैसे आप देखते हो कि कितना लोग हैजार्डस मटेरियल बनाते हैं और इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर भी ऑडिट है कि कितना उन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो उस पर कितनी पेनल्टीज वगैरह उन पर लगेगी। एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जीडीपी का, वो तो आपको पता है इकोनॉमिक्स बेस,
उसी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट बना जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आया था, जीएनपी, इसको ग्रीन जीएनपी बोलते हैं। तो हम जीडीपी तो बहुत अच्छी दिखा देते हैं कि हमारी इतनी प्रोडक्शन हो गई, पर उस प्रोडक्शन की वजह से जो आपने नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया वो जीएनपी पे आपके पॉइंट्स काट लेगा। फॉर एग्जांपल आपने अपनी जीडीपी क्लेम की 7% और इतना आपने नुकसान पहुंचाया जो 2% तो नेचुरल रिसोर्सेज खराब करा दी, ह्यूमन रिसोर्सेज बीमार पड़ गए और आगे की प्रोडक्शन दिख रही है पक्का कम होगी। तो 7 - 2 5% आपकी नेट जीडीपी मानी जाएगी, जिसको हम ग्रीन जीएनपी बोलते हैं। ओके, तो वो सब चीजें इन्वायरमेंटल ऑडिट से लिंक्ड है। तो बहुत टाइप के ऑडिट है, जब आप ऑडिट में पढ़ोगे पूरा आपका 100 मार्क्स का, इसीलिए उसका भी पेपर है, वहां पर आप बहुत डेप्थ में हर चीज पढ़ोगे। कंपनीज ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट और टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो कंपनीज ऑडिट तो होता है कि जिसकी भी कंपनी चल रही है उसको अपनी कंपनी को ऑडिट कराना है, सिंपल, अगर उसके जो पैरामीटर्स हैं वो उससे ऊपर वर्क करते हैं। टैक्स ऑडिट का मतलब है जनरली वो इंडिविजुअल के लिए हम इधर बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल जो इंडिविजुअल की इनकम एक नॉर्मल लेवल तक होती है उनके लिए तो इंडिविजुअल आईटीआर खाली वर्क कर जाती है, इनकम टैक्स रिटर्न। पर अगर एक लेवल से ऊपर उनकी इनकम जाती है या अगर उनका बिजनेस है तो टर्नओवर उससे ज्यादा जाती है तो उसको टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ता है। फाइन, तो इसलिए टैक्स ऑडिट किससे लिंक्ड हो गया? टर्नओवर से, क्योंकि टर्नओवर जिस एक लेवल से ऊपर जाती है तभी टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। अगर टर्नओवर आपकी जाएगी नहीं तो आपको टैक्स ऑडिट भी नहीं कराना। तो इसलिए वो टर्नओवर पे बेस्ड आप उसको कैटेगराइज करोगे। और कंपनीज ऑडिट तो आपको कराना ही है और ये होगा तब जब कंपनी फॉर्म हो चुकी है, उससे पहले तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो सीधा सीधा आप कहां डाल दोगे? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। और वो कहां पे डलेगा? टर्नओवर के बेस पे, क्योंकि टर्नओवर जैसे जैसे बढ़ी आप उस रेशियो के हिसाब से उसको वहां पे डिवाइड करोगे। ओके, जबकि कंपनी ऑडिट होगा ही तभी जब कंपनी फॉर्म हुई है, लेकिन टैक्स ऑडिट एक इंडिविजुअल का भी होता है, चाहे वो कंपनी के स्टेटस को फॉर्म नहीं कर रहा, उसकी इंडिविजुअली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जाती है, तो वो तो उसको तभी भी फाइल करनी है। ओके, यस, बेस्ड ऑन द टर्नओवर। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर। इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं ये सिमिलरली वही है जो हमने पहले भी पढ़ा, दोबारा से लिखा हुआ है। वहां से वहां तक का पीरियड कि आपने बिजनेस एक्वायर करा और जब तक डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आई वो जाएगा प्री में, और उसके बाद भी अगर आपको इंटरेस्ट पे करते जा रहे हो तो वो पोस्ट में। मैंने आपको पहले भी वही बताया था। ओके, तो ये वो इंटरेस्ट है जो आपने परचेज कंसिडरेशन के लिए लोन लिया और वेंडर को अब आप इंटरेस्ट उसका पे कर रहे हो। फाइन, तो मोरल सब आपको एक्सपेंसेस रफली माइंड में हो गए होंगे क्लियर, नहीं तो आप अपनी जजमेंट लगाओ और फिर देखो कि कहां पर आप गलत हो, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होगी। तो हम उस पे बेस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले। राम उद्योग लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2001. इट हैड एक्वायर्ड अ रनिंग बिजनेस ऑफ राम एंड कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को हमने बिजनेस टू कवर कर लिया और जबकि इनकॉर्पोरेशन हुई 1 अगस्त को। ड्यूरिंग द ईयर 2001-2 द टोटल सेल्स वर 36 लाख। पूरे पीरियड की सेल्स कितनी है? 36 लाख रुपीज। द सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन द लेटर हाफ ईयर। जो सेल्स थी आपकी पहली हाफ ईयर में वो आधी थी व्हाट दे वर इन लेटर हाफ ईयर, इसमें बाद में ज्यादा सेल बढ़ गई। तो हो सकता है जो नया कंपनी थी दैट इज राम उद्योग लिमिटेड, उसने बिजनेस को और बेटर तरीके से मैनेज किया। The net profit of the company is 2 lakh was worked out after charging the following expense। तो आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको पता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस ही आता है, तो इट्स नथिंग न्यू। ओके, तो आपके पास सारे खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन, डायरेक्टर फी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 31 अगस्त। आपने बिजनेस कब टुक ओवर किया, सॉरी इनकॉर्पोरेट कब किया? 1 अगस्त। 1 एंड 31 अगस्त में बहुत डिफरेंस है। और आप इंटरेस्ट कब तक देते जा रहे हो? 31 अगस्त। क्या है सेम है? इज इट सेम? पीरियड अलग है तो हम उसको अकॉर्डिंगली करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। सबसे पहले एक काम आप करोगे जो मैं आपको सिखा चुका हूं, बाकी मैं करूंगा। कैलकुलेट टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो। देखो पार्टिसिपेटिव क्लास होनी चाहिए। अब आप लोग प्रोफेशनल्स बनने जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन पढ़ा रहा हो बढ़ रहा। आप ये कोई सत्संग नहीं है कि आप सुनते रहोगे और मैं बोलता रहूंगा। सेल्स 1:2 होगी। ओके, प्रॉपर कैलकुलेट किया आपने? बस ऐसा ऑडिट करके मत देखो उसको, चाहे आंसर आपका ठीक भी हो। देखो मैं आपको जो बुक मिलेगी ना, मैं आपको पहले बता देता हूं, उसमें आंसर्स आपको मिलेंगे नहीं। उसके पीछे डेलिबरेट रीजन है। क्या रीजन है उसके पीछे? जनरली स्टूडेंट्स आंसर को मैच करने के लिए अपने कॉन्सेप्ट को ओवरराइड कर देते हैं। चल कॉन्सेप्ट अब कुछ भी है चलता रहेगा, आंसर मेरा मैच हो गया, दैट इज परफेक्ट। और इंस्टीट्यूट उल्टा करता है, जहां इंस्टीट्यूट को दिखता है आंसर मैच हो रहा है और बाकी चीजों में गलती है, वो बहुत ज्यादा मार्क्स काट लेता है। तो आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए जहां तक क्वेश्चन चल रहा है। चाहे आपका एंड में क्वेश्चन मैच भी नहीं हुआ,
दैट विल फेच यू मोर मार्क्स देन दीज थिंग्स. यस, और प्रोफेशनलिज्म भी यही है. आपको यहाँ पे कुछ जुगाड़ नहीं करने, किसी तरीके से मैं टोटल कर देता हूँ, उसके लिए बैठे हुए हैं बाकी लोग, वो कर रहे हैं, तभी उनके पास इतना वक्त नहीं रहता. ओके, आपको अगर बड़े बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट उठाने हैं तो आपको वो बिल्कुल बेटर वे में करना पड़ेगा और लर्निंग डेवलप करनी पड़ेगी. वो अपने आप आएगा. थोड़ा सा रास्ता मुश्किल जरूर है पर प्रॉपर वही है. अगर आपके आगे सीए की डिग्री है ना, सीए का लोगो आपके नेम के आगे लगा हुआ है, तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि जस्ट आप आंसर मैचिंग के लिए कुछ कर रहे हो. उसके लिए तो फिर आईटीआर वगैरह लोग भरते भी हैं, नोटिस आते भी हैं, लड़ते रहते हैं केसेस. तो हमको वो काम ही नहीं करना. ओके, तो आप उसको बिल्कुल बेस्ट वे में प्रेजेंट करोगे. तो सबसे पहले आप इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करो. और आपको भी उससे कॉन्फिडेंस जनरेट होगा जो कर पा रहे हैं क्वेश्चंस. तो देखो क्वेश्चन में बहुत क्लियर है. अगर हम टाइमिंग की बात करें तो रनिंग बिजनेस टुक ओवर हो रहा है 1 अप्रैल से और इनकॉर्पोरेट कब हो रहा है 1 अगस्त को और 31 मार्च को क्लोज हो जाती हैं बुक्स. तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो कितने मंथ्स हो गए प्री में? अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई. ओके, 4 मंथ्स. एंड पोस्ट में तो टाइम रेशियो को हम कैलकुलेट करें, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1 अप्रैल टू 1 अगस्त भी आप लिख सकते हो, 4 मंथ्स. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1 अगस्त टू 31 मार्च, 8 मंथ्स. देयरफॉर ठीक है, यहां पे तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा. अब सेल्स के बारे में पढ़ते हैं. उन्होंने आपको क्या बताया? ड्यूरिंग द ईयर 11, 12 या 1, 2 कुछ भी हो सकता है. टोटल सेल्स 36 लाख है. इधर हमको अभी अमाउंट का कुछ नहीं करना. सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर, उन्होंने फर्स्ट हाफ ईयर लिखा है, फर्स्ट 4 मंथ्स नहीं लिखा. फर्स्ट हाफ ईयर का मतलब 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक. ओके, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक. क्या कह रहे हूं? हाफ ऑफ व्हाट देवर इन द लेटर हाफ ईयर. मतलब यहां पे जो सेल्स होगी वो हाफ होगी देन 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक. यहां पे वो फुल होगी, तो मैंने फुल 1 लिख दिया. अब क्या ये पूरा पीरियड हमारा प्री का है? इसमें से भी कुछ पीरियड है ना. कहां से कहां तक? अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक. तो मेरे तो प्री के सारे पीरियड वही वाले हैं जिसमें हाफ सेल होती है. ओके, तो अगर मैं ये मान लूं लेट एवरेज मंथली सेल्स बी एक्स, तो अब मैं अपने मंथ्स को इसमें कैटेगराइज करूं तो कैसे होगा? अप्रैल प्री में, मई प्री में, जून प्री में एंड जुलाई प्री में. बस 4 ही मंथ्स होंगे. इन चारों मंथ्स की जो सेल्स है वो 1 इंटू एक्स रहेगी या 0.5 इंटू एक्स? तो चाहे आप इसको डायरेक्ट लिख लो 0.5x इंटू 4, तो इसका टोटल क्या हो गया? 2x. कोई डाउट है इसमें? और जो मेरे पोस्ट वाले मंथ्स हैं उसमें मेरे कौन कौन से मंथ होंगे? अगस्त से स्टार्ट होगा, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च. क्या हाफ सेल्स यहीं तक थी या आगे भी चलेंगी? अगस्त में भी हाफ ही है, क्योंकि कब तक हाफ है? 30 सितंबर तक हाफ है. तो यहां पर भी 0.5x और यहां पर भी 0.5x. और अक्टूबर में भी हाफ सेल है क्या? नो. 1 अक्टूबर से तो फुल सेल्स होती हैं. तो ये 1x, 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 तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये टोटल 7x. तो अगर आप लोग अपने रॉ माइंड से यहां पर आए हो क्लास में और बिना इधर उधर की सोचे हुए, किसी के आंसर को कॉपी करे हुए, कुछ भी कि किसी का ये आगे तो बायस होना है, अनबायस्ड मैनर में रहोगे तो आपके सबसे ज्यादा सॉल्यूशंस करेक्ट होंगे. कि मेरे को बस अपनी नॉलेज पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है और उस पर बेस हमको आंसर करना है. ओके, पहले आपने कुछ भी किसी से सुना हो तो आपके आंसर सबसे ज्यादा मैच होंगे. तो इससे आपको पता चला सेल्स रेशियो हो गई 2:7. फाइन.
अब मेरे को बताओ, जो आपके आंसर से थोड़ा सा उसको एनालाइज करते हैं, 1:1 किस बेसिस पे आप लोगों को लगा, जिसको भी लगा? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ओके। एंड 1:4 भी बोला था किसी ने, 1:4 किस तरीके से हुआ? उसमें तो आपने आई थिंक ऐसे ही कर दिया होगा कि पूरा वाला पीरियड वो हाफ ही कर दिया और वो पूरा ही डबल कर दिया, ओके। चलो हमने रेशियोज तो निकाल लिया, अब बांटना किस चीज़ में वो तो निकाल लिया, पर अब हमको पहले बाकी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो इसमें जो हमको क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट। पर हमको डिवीजन स्टार्ट करनी पड़ती है ग्रॉस प्रॉफिट से, और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस है। तो क्या मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकता? कैसे कर सकता हूं मैं? ऐड बैक कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस ऑल एक्सपेंसेस। तो बताओ इसका क्या अमाउंट आ रहा है? नेट प्रॉफिट इज 2 लाख प्लस ऑल एक्सपेंसेस। सब लोग क्लास में कैलकुलेटर रखो, यू मस्ट नो कि आपको अलाउड है वो, अभी फाउंडेशन में भी आपने एग्जाम दिए। प्लस 50,000 तो 5,40,000 इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट। फाइन। इसके बाद हम स्टेटमेंट बनाएंगे। अब हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल है, जस्ट उसका एलोकेशन पेंडिंग है। इसको नोट करो सब लोग। टाइम एंड सेल्स रेशियो आपने कैलकुलेट कर ही लिया होगा। ओके, statement showing pre and post incorporation profit for the year ended 31st March. Particulars, amount, basis, pre-incorporation and post-incorporation. सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। कितना अमाउंट था उसका? 5,40,000 मैंने लिख दिया अमाउंट के कॉलम पे। ये किस बेसिस पे डिवाइड होगा? सेल्स और टाइम। तो बेसिस में लिख दो सेल्स की रेशियो 2:7 और इसको डिवाइड करो। 5,40,000 इंटू 2/9। 2/7 मत कर देना, रेशियोज आपने बहुत अच्छे से डिवाइड पहले भी सीखी होंगी। 1,20,000 एंड रिमेनिंग 420। लेस एक्सपेंसेस। डेप्रीसिएशन 1,23,000। किस बेसिस पे डिवाइड होगा? और टाइम बेसिस क्या है?
इसके बाद डायरेक्टर्स फी, ये भी किसी रेशियो में डिवाइड होगी। तो बेसिस में लिख देंगे डायरेक्ट पोस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये किस रेशियो में डिवाइड होगा? ऑफिस एक्सपेंसेस, selling expenses, sales ratio because it is related to sales. Interest to vendors, अमाउंट तो मैंने इसका डाल दिया। अब बताओ इसको करें क्या हम? 5 का 5000 प्री में डाल दूं या कुछ और करूं? पढ़ो इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। इंटरेस्ट टू वेंडर्स अप टू 31 अगस्त, 1 मंथ का पोस्ट में जाएगा और प्री में 4 मंथ्स का जाएगा, बिकॉज हमारा जो प्री का पीरियड है वो 1 अप्रैल से लेके कहां तक का है? 1 अगस्त तक का। और ये इंटरेस्ट हम कब तक दे रहे हैं? 31 अगस्त। तो जो अगस्त का मंथ है उसका इंटरेस्ट तो पोस्ट में जाना चाहिए। तो टोटल मंथ्स हो गए 5, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त एंड तक का। तो 5 मंथ्स में हमारे प्री के पीरियड है 4 मंथ्स का और 1 पीरियड आ रहा है पोस्ट में, तो हम इसको अकॉर्डिंगली करेंगे। तो या तो आप इसमें इसको रेशियो लिख सकते हो जो आपने एक तरह से कैलकुलेट भी कर ली, या फिर आप यहां पर एक्चुअल भी लिख सकते हो, मतलब जिस हिसाब से वो अकर हुआ टाइम पीरियड के बेस पे। ओके, तो 4000 आएगा यहां पर और 1000 आएगा यहां पर, या फिर 4:1 मैंने इसको कर दिया। फाइन। इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट। पर नेट प्रॉफिट तो शायद मेरे पास पहले ही था कि नहीं था? तो क्या उसी नेट प्रॉफिट को डिवाइड करके लिख दूं और आंसर भी सेम आएगा? बताओ। नहीं तो नेट प्रॉफिट को भी सेल्स में डिवाइड कर देता हूं, सेल्स रेशियो में 2:7 में, और लिख दूंगा दोनों में। तो क्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करके वही आना चाहिए। आएगा क्या ऐसा? नो। तो इसको कैलकुलेट करो और वो लिखो। अगर वो आना ही होता फिर हम कर ही क्यों रहे थे क्वेश्चन? रेक्टिफिकेशन की वजह से करा ना हमने। ये आ जाएगा 33,000। कितना आ रहा है पोस्ट का प्रॉफिट? और इसका टोटल बताओ कितना? तो 2 लाख था वैसे नेट प्रॉफिट का टोटल जब हमने स्टार्ट किया था। तो देखो टोटलिटी में वो मैच जरूर करेगा। तो हमने क्या करा, इंटरनली उसको बाइफरकेशन कर दिया, जो सी चीज जहां पे जानी चाहिए उसको वहां पर, और वहां से वहां शिफ्ट करा है। तो जब शिफ्टिंग की तो हो रही है अमाउंट की, टोटलिटी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा। अमाउंट तो टोटल ही ले रहा हूं ना मैं। 123 को डिवाइड करा ऐसे ऐसे, इसको ऐसे ऐसे करा, तो उस बेसिस पे हमको अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। इसमें और भी चीजें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आप एज अ होमवर्क ट्राई करोगे, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके यस। सर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट तो 167,000 ही होना चाहिए, मतलब 2 लाख कैसे हो कंपनी का? नहीं करा उन्होंने ही है, 2 लाख हुआ नहीं।
हुआ तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन 167 है, उसी को मैं बता रहा था कि उसको हम डील कैसे करते हैं। ओके, उसको हम कैसे डील करते हैं, वो प्रॉफिट का जो एलोकेशन है, उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो अलग एस्पेक्ट में होगी, और ये तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है कंपनी का, उसकी यूटिलाइजेशन हम अलग तरीके से करते हैं, वो मैं आपको अलग आगे बताऊंगा, क्योंकि वो प्री इनकॉर्पोरेशन वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, ये आप ट्राई करके आना और हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फाइन, तो आज की क्लास हमने बहुत डिटेलिंग, मैंने बहुत ज़्यादा आपको नहीं कराया, बट ओवरव्यू पता चल गया अकाउंटिंग में क्या क्या करना है, और एक चैप्टर के बेस भी आपको क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट मंडे से और भी कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे, तो उसके बाद मैं आपको ये वाले चैप्टर को और आगे कंटिन्यू कराऊंगा। अब जिनकी ये क्लास रह गई है वो ऑब्वियसली बैकअप लेंगे। फाइन, तो आपको कोई भी डाउट हो यू कैन